अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है क्राइम स्टोरीज बाय मलिक सफदर हयात। यकनशुद आतिश ज़दगी का एक लर्जा खेज वाक़या था। मैं इतला मिलते ही जाए हादसा पर पहुंच गया। एएसआई नज़ाकत शाह भी मेरे साथ था। उन दिनों मैं एक ज़िला के मुज़ाफ़ात में तैनात था। दरअसल ये शहर से मुत्तसिल एक तोसी रिहायशी मनसूबा था। मुज़ाफ़ात में वाक़ होने के बावजूद ये एक पुरसुकून और शोर शराबे से दूर पोश रिहायशी इलाका था। आतिश ज़दगी वाला अफसोसनाक वाक़या इस इलाके यानी फरीद टाउन में पेश आया था। फरीद टाउन को आबाद करते वक्त जदीद ड्राइंग और नक्शे का बहुत ख्याल रखा गया था। इसके कुल 4 ब्लॉक्स थे, W, X, Y और Z। चारों ब्लॉक्स के वस्त में 4 खूबसूरत पार्क्स बनाए गए थे। हर पार्क मुरब्बा शक्ल में था और फुटबॉल के किसी मैदान से ज़्यादा कुशादा था। इन 4 पार्क्स के एन बीच गोल फवारा बना हुआ था, जो इन पार्क्स के लिए दिल यानी मरकज़ की हैसियत का हामिल था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो 4 पार्क्स फरीद टाउन के 4 ब्लॉक्स के लिए मरकज़ी हैसियत रखते थे। आतिश ज़दगी का वाक़या ब्लॉक वाई की कोठी नंबर 140 में रूनमा हुआ था। ये एक 2 मंजिला कोठी थी। जब हम वहां पहुंचे तो कोठी के अंदर और बाहर दर्जन भर अफराद को मौजूद पाया। मैंने पहली फुर्सत में गैर मुतल्लका अफराद को कोठी से बाहर निकाल दिया और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगा। मुझे बताया गया आग लगने का वाक़या कोठी की बालाई मंजिल पर पेश आया था। मैं एएसआई की मैयत में जाए वकुआ की सिमत लपक गया। इस कोठी में कुल 6 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें 4 मालिक और 2 मुलाजमों की हैसियत रखते थे। कोठी का मालिक और इस घर का सरबराह कादर अली खां अपनी बीवी शकीला और 2 साला बेटे जिब्रान के साथ बालाई मंजिल पर रहता था, जबकि कोठी की जेरी मंजिल कादर अली खां के बड़े बेटे नादर अली खां के इस्तेमाल में थी। गुलाम हुसैन और वलायत बीबी नामी 2 मुलाजिम मियाँ बीवी जेरी मंजिल के क्वार्टर में रहते थे। ये एक बेऔलाद जोड़ा था जो तवील अरसा से कादर अली खां की खिदमत पर मामूर था। जल्दी हम जीना तय करके मुतासरा कमरे में पहुंच गए। वो कमरा ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था और हौलनाक आग इसी कमरे में भड़की थी। इस कमरे की पैमाइश मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 ज़रब 15 रही होगी। ख्वाबगाह की अंदरूनी हालत देखकर मैं हैरान रह गया। वो कमरा और उसमें मौजूद आग पकड़ने वाली हर शय जलकर तकरीबन राख हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा दिलदोज मंजर कमरे के वस्त का था, जहां कादर अली खां और उसके नन्हे से बच्चे जिब्रान की सोख्ता लाशें पड़ी दिखाई दे रही थीं। भूखी प्यासी आग ने उनकी जिंदगी को बड़ी बेरहमी से चाटकर कोयला बना डाला। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल कांप कर रह गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वहशतनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर देख रखे थे, मगर उस सोख्ता सामा मंजर ने मुझे बुरी तरह मुतासिर किया। सोख्ता लाशों की वकूफ़ पज़ीरी से अंदाज़ा होता था कि अपनी मौत से कबल जलकर कोयला बनने से पहले वो किसी आलीशान पलंग पर पुरसुकून नींद सो रहे होंगे, मगर कमरे की दूसरी जलने के काबिल अशिया के साथ अब वो पलंग भी रिज़्क़ आतिश बन चुका था। दोनों सोख्ता लाशें कमरे के अनवस्त में फर्श पर पड़ी दरसे इबरत देती नजर आईं। इस वाक़े ने कोठी के मकीनों को क़यामत से पहले एक क़यामत से दो चार कर दिया था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत कादर अली खां की बीवी शकीला की थी। उसे गश पर गश आ रहे थे। नादिर खां और दोनों मुलाजमों ने शकीला को जेरी मंजिल के कमरे तक महदूद कर दिया था। वो उसे बालाई मंजिल की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ये जानकर के उसका शौहर और शीरख्वार बच्चा इफरीती आतिश की नज़र हो गए हैं। वो क़यामती गमों अंदोह की लपेट में आ गई थी। एक माँ एक बीवी की हैसियत से यह हादसा शकीला के लिए सदमा जान का था। हम नादिर खान की रहनुमाई में मुतासरा कमरे तक पहुँचे और उस वक्त भी वो मेरे करीब ही खड़ा था। मैंने कमरे की हालत ज़ार पर निगाह डालते हुए अफसोसनाक अंदाज में कहा, कुछ नहीं बचा, सब जल कर राख हो गया। नादर अली खान ने मेरे इस गमनाक तबसरे पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो खामोश मगर घायल नज़र से उन दोनों सोख्ता लाशों को तके जा रहा था। यूं महसूस होता था जैसे मेरे अदा करदा अल्फाज ने उसकी समात तक रसाई ही हासिल ना की हो। वो गहरे सदमे में नजर आता था। बाप और भाई की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसकी कैफियत के पेश नज़र मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, नादिर अली, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। तुम नीचे वाली मंजिल पर जाकर आराम से बैठो। मैं मौका की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तुमसे बात करता हूँ। मैं ठीक हूँ थानेदार साहब, वह सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मुझे महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ किसी अंधे कुएं से आ रही हो। मैंने अपने लहजे को नरम रखते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम ठीक तो हो ना नादिर खां? अगर ठीक होते तो ठीक दिखाई भी देते। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मुझे अनगिनत उलझने और बेशुमार सवालात नजर आए। मुझे यूं लगा जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसकी समझ में ना आ रहा हो क्या कहे और किससे कहे, और अगर कहे भी तो कहाँ से शुरू करे। थानेदार साहब, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला और जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। उसे मुतज़ब्ज़ब देखते हुए मैंने कहा है ना, तुमसे ढेर सारी बातें होंगी। मेरा अंदाज शफकत भरा और समझाने वाला था। तुम मेरी बात मानो,
और ज़ेरी मंजिल पर चले जाओ। मैं अपना काम निपटाने के बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो मुझे देखने लगा। मैंने उसके कुछ बोलने से पहले ही तहकमाना लहजे में कह दिया, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ वो कानून का तकाज़ा है। अगर वो कुआ की कार्रवाई के दौरान मुझे किसी मरहले पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत पेश आई तो मैं खुद तुम्हें ऊपर बुला लूँगा। शाबाश। बात ख़त्म करते ही मैंने एएसआई को मखसूस इशारा कर दिया, जिसका मतलब था वो नादिर खां को जाए वह कुआ से हटा दे। एएसआई ने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील की और नादिर खां को बाजू से थामकर नीचे ले गया। जाए वह कुआ की ज़रूरी कार्रवाई अगर नादिर खां या किसी और शख्स की मौजूदगी में अमल में लाई जाती तो इसमें कोई ख़राबी थी और ना ही कोई कबाहत। मैंने तो सिर्फ ये सोचकर उसे वो कुआ से हटा दिया था कि वो अपने बाप और भाई की सोख्ता बेसरोसमा लाशों को देख देख कर हौलता रहेगा। मैं उसके सदमात को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना चाहता था। लिहाजा जज्बाती इश्तियाल और एसाबी शिकस्तगी से बचाने के लिए मैंने उसे नीचे भेज दिया। जाए वो कुआ से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर था। एएसआई नज़ाकत शाह नादिर खां को नीचे छोड़कर वापस आया तो उसने बोझल अंदाज में कहा, मलिक साहब, इस घर पर तो जैसे क़यामत टूट गई है। जब 2 जनाजे एक साथ यहाँ से उठेंगे तो एक कोहराम बर्पा हो जाएगा। जिंदा रह जाने वालों पर पता नहीं क्या बीतेगी। एएसआई इन लम्हात में खासा जज्बाती हो रहा था। ये इस माहौल का असर था। मेरी अंदरूनी कैफियत भी कुछ इसी नौयत की थी, मगर मैंने अपने एहसासात, जज्बात और एसाब को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा हुआ था। इसके जवाब में मैंने कहा, वाकई एक बहुत बड़ा हादसा है। मरने वाला तो मर जाता है, असल क़यामत उन लोगों पर टूटती है जो उसकी मौत का सोग मनाने के लिए ज़िंदा रह जाते हैं। फ़र्दन फ़र्दन रोज़ाना इनके अंदर एक मौत वाक़ई होती है। बहरहाल नादिर खां और शकीला को यह सदमा तो सहना ही होगा। वह इस बात में सर हिलाते हुए उलझन आमेज़ लहजे में बोला, मलिक साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात शाहजी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो बदस्तूर उलझन भरे अंदाज में बोला, हमारी मालूमात के मुताबिक कादिर खां, शकीला और उनका मासूम बच्चा जिब्रान खां बालाई मंजिल पर रहते थे। इस कमरे में भड़कने वाली आग ने कादिर और जिब्रान को तो निगल लिया, मगर शकीला बिल्कुल महफूज रही। क्या इस अंदोहनाक हादसे के वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं थी? मुझे यकीन है नज़ाकत अली, तुम आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे। मैंने सताइशी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक समझदार और फ़र्ज़शनास पुलिस वाले को ऐसे ही सवालिया और शक्की अंदाज में सोचना चाहिए। मेरे जहन में भी ऐसे बहुत से सवालात डूब उभर रहे हैं और हमें इन सब के जवाबात तलाश करना है। जाए वो कुआ की ज़रूरी कार्रवाई हो जाए तो नीचे जाकर नादिर खां, शकीला और दोनों मुलाजमों से पूछगिछ करेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो छुपा हुआ है। एएसआई ने गैर मुतमईन नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, उसे हमारी तफ्तीश कान से पकड़कर बाहर खींच लाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। इसके बाद हम दोनों मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए। उस ख्वाबगाह का वस्ती हिस्सा बुरी तरह तबाह हो चुका था और यही हिस्सा सबसे कीमती था, जहाँ एक आलीशान पलंग पर कादिर खां और उसका शीरख्वार बच्चा गहरी नींद सो रहे थे। अब वो नींद के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहाँ से उनकी वापसी मुमकिन नहीं थी। कमरे के दरमियानी हिस्से में उनकी सोख्ता लाशें नजर आ रही थी, या फिर पलंग और बच्चे के झूले की मातमी राख, और ये राख भी अब बाकायदा कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये कीचड़ उस पानी के सबब पैदा हुई थी जो आग बुझाने की गर्ज से इस बाप बेटे की जलती हुई लाशों पर फेंका गया था। जाए वो कुआ का नक्शा तैयार करने के दौरान मैं मुतलाशी निगाहों से जल जाने वाली और बाकी बच रहने वाली एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। वहाँ मुझे एक खस्ता हाल कोयलों वाली अंगीठी भी नजर आई। ऐसी अंगीठियों को मौसम सरमा में कमरा गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंगीठी के अंदर कोयले दहकाकर इसे बिस्तर के करीब महफूज फासले पर रख दिया जाता है। मज़कूरा अंगीठी किसी हीटर की तरह काम करती है। पानी का असूल है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आग का भी अपना एक असूल है कि बड़ा आतिशदान छोटे आतिशदान को निगल जाता है। वो अंगीठी अपनी ज़ात में एक छोटा सा आतिशदान थी। जब कमरे में क़यामत खेज आग भड़की तो वह एक दहकते हुए बड़े आतिशदान की सूरत इख्तियार कर गया। लिहाजा अंगीठी को आग के कमरे के सामने घुटने टेकना पड़े। अंगीठी के रंग रूप को तो बड़ी आग ने निगल लिया था, बस बाकी रह जाने वाले आसार ही बताते थे कि हाँ, वो भी कभी हुआ करती थी। इससे सोख्ता ख्वाबगाह की तलाशी के दौरान कादिर खां और उसके बेटे जिब्रान खां की लाशों के अलावा मुझे काम की सिर्फ 2 चीज़ें ही हासिल हो सकीं। उनमें से एक बेमोल और दूसरी अनमोल थी, मगर अहमियत के लिहाज से दोनों मेरे जहन में एक जैसे पुरतजस्सुस और काबिल तफ्तीश सवालात को उभार रही थी। इनमें एक तो घी वाला एक सेर का खाली डिब्बा था। उस ज़माने में खजूर मार का डालडा, तल्लो, शालीमार और कश्मीर नामी बनास्पति घी के एक सर वाले टीन के डिब्बे भी आया करते थे। जलने के बायस मज़कूरा डिब्बे की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे देखकर बताना मुश्किल था कि वो कौन सी बनास्पति घी तैयार करने वाली कंपनी से ताल्लुक़ रखता था। बहरहाल घी के इस खाली नाशना डब्बे को कादिर खां की ख्वाबगाह में देखकर सख्त हैरत हुई, क्योंकि ऐसी किसी शय की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी।
हाथ लगने वाली दूसरी शय अनमोल थी, बल्कि उसे कीमती कहा जा सकता था, और वो था एक तलाई लॉकेट। सोने की जंजीर में पिरोए गए इस लॉकेट का तावीज़ किसी सराफ की कारीगरी का उम्दा नमूना था। बैजवी शक्ल के इस तावीज़ के किनारों पर बड़ी महारत से एक डिज़ाइन उभारा गया था, और इसके अनवस्त में अंग्रेज़ी का हरफ एन उभरा हुआ था, जो बहुत नुमाया दिखाई देता था। मैंने जाए वकुआ की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाना चाहा तो नादिर खां मेरी राह में हायल हो गया। दुखी लहजे में उसने कहा, थानेदार साहब, जालिम आग ने पहले ही अब्बा जी और उस मासूम का हशर खराब कर दिया। अब आप उनकी चीर फाड़ करवा के मजीद बेहुरमती तो ना करें। मैं उसके दर्द को अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन अपने फ़र्ज़ के तकाजे निभाना भी ज़रूरी था। लिहाजा मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, नादिर खां, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा बाप और छोटा भाई तबई मौत नहीं मरे, इसलिए उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी को ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। बाप और छोटे भाई की अलमनाक जुदाई ने उसे तोड़ कर रख दिया था, लिहाजा वो मेरी राह में ज़्यादा मुज़ाहमत पेश न कर सका। लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भिजवाने के बाद मैंने नादिर को साथ लिया और उस कोठी की ज़ेरी मंजिल के कमरे में जा बैठा। ये वो कमरा नहीं था जहाँ शकीला को रखा गया था। शकीला की दिल गिरफ्तगी बड़े ऊंचे दर्जे को पहुंची हुई थी। मैंने सोचा था जब तक वो ज़रा संभलती मैं नादिर खान का बयान कलम बंद कर लूँगा। इस वक्त हम दोनों के सिवा इस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही नज़ाकत शाह को मैंने अफसोसनाक हादसे का शिकार होने वाले अफराद की सोख्ता लाशों के साथ सरकारी अस्पताल भेज दिया था, और ये ताकीद भी की थी कि लाशों को अस्पताल पहुंचवाने के बाद वो सीधा मेरे पास आई। फिर हम दोनों एक साथ ही थाने वापस जाएंगे। इस दौरान मैं अहले खाना के बयानात ले लेता। मैंने अपने सामने बैठे हुए नादिर खान को हमदर्दी भरे लहजे में मुखातिब किया और कहा, नादिर खान, मुझे इस वाक़े का दिली रंज है। इस गम में मैं तुम्हारे साथ शरीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने फ़र्ज़ से भी मजबूर हूँ, लिहाजा तुम्हें सोचकर मेरे सवालात के जवाबात देना होंगे। उसने ज़ख्मी नज़र से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरे गम और तज़ब्ज़ुब की परछाई मैंने वाज़े तौर पर महसूस की। गम का सबब तो सामने की बात थी, इसे समझने के लिए किसी ख़ास किस्म की अक्ल या जहानत की ज़रूरत नहीं थी, मगर तज़ब्ज़ुब की वजह मेरे जहन को उलझा रही थी। मैंने पहले भी उसके चेहरे पर कुछ ऐसा तासुर देखा था कि वह बहुत कुछ कहना चाहता है। किसी शय ने उसे कशमकश की सी कैफियत में मुब्तला कर रखा है। मेरे नरमी भरे अंदाज के जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, जी पूछें जनाब। मैं कोई सवाल करने से पहले चंद लम्हात तक खोजती हुई नज़र से उसकी आंखों में देखता रहा। उसके साथ ही उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा भी लेता रहा। नादिर खां की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 साल रही होगी। वो गबरू की इस्तिलाह पर 101% पूरा उतरता था, लिहाजा उसके हुलिया और वज़ाकता पर मज़ीद लबकुशाई मुनासिब नहीं होगी। नादिर खां, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त तुम कहाँ थे? उसने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं अपने इसी कमरे में सो रहा था। इसी कमरे से उसकी मुराद वो कमरा था जहाँ इस वक्त हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने पूछा, तुम्हें इस हादसे के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है तुम तो सो रहे थे, यकीनन किसी और ने ही तुम तक ये खतरनाक इतला पहुंचाई होगी। मुझे गुलाम हुसैन ने इस बारे में बताया था, नादिर ने जवाब दिया। ये खबर सुनने के बाद तुमने क्या किया? मैंने पूछा। गुलाम हुसैन ने मुझे बताया कि बीबी जी ने कहा है उनके कमरे में आग लग गई है, आप फ़ौरन पहुँचें, उसने जवाब दिया। फिर मैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ चला गया था। बीबी जी से उसका मतलब शकीला था। नादिर खान की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। अगर आतिश ज़दगी की इतला शकीला ने ज़ेरी मंजिल तक पहुंचाई थी तो इसका एक ही मतलब था। जब बालाई मंजिल की ख्वाबगाह में आग भड़की उस वक्त शकीला अपने शौहर और बच्चे के साथ वहां सो नहीं रही थी, वरना वो भी उनके साथ ही जलकर कोयला हो जाती। दूसरा इम्कान यह था कि वो ख्वाबगाह में तो मौजूद हो लेकिन जाग रही हो और उसने आग भड़कते हुए देख लियो। मैंने नादिर खान से पूछा, जब तुम बालाई मंजिल वाली ख्वाबगाह में पहुंचे तो वहां तुमने क्या देखा? मैंने अब्बा जी और छोटे बच्चे को आग में जलते हुए देखा, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। गुलाम हुसैन भी मेरे साथ ही ऊपर पहुंचा था और उसकी बीवी भी। गुलाम हुसैन बहुत परेशान था, मेरी तरह वो भी इस मंजर को देखकर वहशत ज़दा सा रह गया। फिर उसी के मशवरे पर हम बाल्टियों में पानी भर भर कर ऊपर लाने लगे, मगर हमारी हर कोशिश ज़ाया हो गई। हम अब्बा जी और उस मासूम बच्चे को नहीं बचा सके, वो जलकर कोयला हो गए थे। उसकी आवाज़ रुंध गई। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था और मुझे बता रहा था कि इस अलमनाक वाक़े की तह में कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। सब कुछ वैसे ही सीधा साधा नहीं था जैसा कि बयान किया जा रहा था या नज़र आ रहा था। बहुत सी बातें मेरे जहन को उलझा रही थी। मसलन सबसे बड़ी बात तो यही हज़म नहीं हो रही थी कि शकीला को किसी भी तरह यह पता चला कि उसकी ख्वाबगाह में आग लग गई है। उसने मदद के लिए ज़ेरी मंजिल पर मौजूद मुलाजमीन को पुकारा। वलायत बीबी और उसके शौहर गुलाम हुसैन ने उसकी पुकार पर लब्बैक कहा और नादिर खां को जगाकर इस वाक़े से आगाह किया। और फिर जब वो दोनों आग बुझाने के लिए बालाई मंजिल पर पहुंचे
तो इस दौरान कातिल आग कादिर खां और उसके बेटे की ज़िंदगी को पूरी तरह चाट चुकी थी। लिहाजा गुलाम हुसैन और नादिर खां की कोशिशें बराबर ना हो सकीं, ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। इतनी तेज़ रफ्तारी और हलाकत खेजी से तो जंगल की आग भी काम नहीं दिखाती। नादिर खां, क्या तुम्हारी माँ उस वक्त ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थी जब आग भड़की? मैंने पूछा। वो शिकस्ता लहजे में बोला, छोटी अम्मी उस वक्त नीचे वाले बाथरूम में थी। छोटी अम्मी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे उलझने का सबब जान गया। वजाहत करते हुए बोला, शकीला को मैं छोटी अम्मी कहता हूँ। ये मेरी सगी नहीं, सौतेली माँ है। मेरी सगी माँ का इंतकाल हो चुका है। 4 साल पहले अब्बा जी ने शकीला से शादी कर ली थी। ओह। मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, और जिब्रान? वो भी मेरा सौतेला भाई है, नादिर खान ने जवाब दिया। हम सिर्फ 2 भाई हैं। आपा फिरदौस मुझसे बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। वो उधर मोहल्ला इस्लामपुरा में अपने बच्चों और शौहर के साथ रहती हैं। फिर उसने बताया कि फिरदौस का शौहर सब्जी मंडी का एक बहुत बड़ा आड़ती था। उन लोगों को इस वाक़े की इतला भेज दी गई थी और उम्मीद थी 1 आध घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। जब से ये इंकशाफ हुआ था कि शकीला कादिर खां की दूसरी बीवी और नादिर खां की सौतेली माँ है, मेरे ज़हन में सोचो फिक्र का एक और दरवाज़ा खुल गया, और ये दर पहले से खुले हुए दरों से कहीं ज़्यादा कुशादा था। मैंने नादिर खां की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारी छोटी अम्मी ज़ेरी मंजिल वाले बाथरूम में क्यों आई थी? क्या बालाई मंजिल पर यह सहूलत मौजूद नहीं? ये कोठी अभी नई नई बनी है जनाब, नादिर खान ने जवाब दिया। ऊपर वाली मंजिल में बाथरूम वगैरह तो हैं, मगर उनमें अभी तक पानी का निज़ाम बहाल नहीं हो सका। इसीलिए वो लोग बवक्ते ज़रूरत निचली मंजिल वाले बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे मुझे आग बुझाने के लिए पानी भी बाल्टियों में भर भर कर ऊपर पहुंचाना पड़ा, लेकिन अफसोस कि हम उन्हें बचा ना सके। वो एक मर्तबा फिर जुमला अधूरा छोड़कर अफसरदा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक अहम सवाल किया, ये क़यामत खेज़ वाक़या रात के किस पहर पेश आया था? जब मुझ तक इस वाक़े की खबर पहुंची उस वक्त रात के 3 सवा 3 बजे थे। उसने बताया। रात के 3? मैंने सोचने वाले अंदाज में कहा, यानी आज सुबह के 3? जी हाँ वही। वह जल्दी से तस्दीकी लहजे में बोला। क्या तुमने इस आतिश ज़दगी के सिलसिले में अपनी सौतेली माँ से कुछ पूछा था? उसकी हालत इस काबिल कहाँ है कि वो किसी सवाल का जवाब दे सके? वो बोला। शौहर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता लगता है जिब्रान की दर्दनाक मौत ने छोटी अम्मी का दिमाग उलट दिया है। गुलाम हुसैन की बीवी वलायत बीबी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रखा है। मैंने पहले भी और ख़ास तौर पर अब भी नादिर खां के लहजे में शकीला के लिए वह मखसूस एहतराम महसूस नहीं किया था जो सौतेली माँ का हक होता है। इसका यही मतलब था वो शकीला से कुछ ज़्यादा खुश नहीं। मैंने उससे पूछा, नादिर खां, ठीक है शकीला की हालत ऐसी नहीं कि उससे तुम कुछ पूछ सकते, लेकिन तुम्हें गुलाम हुसैन या वलायत बीबी की ज़ुबानी तो कुछ बातें ज़रूर पता चली होंगी। तुम जो कुछ जानते हो मुझे तफसील से बताओ, ताकि मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी जान छोड़ दूँ। आखिरी जुमला मैंने मजाक के रंग में कहा था। वो मजाक का मौका था और ना ही तफरीक का वक्त, लेकिन पता नहीं क्यों बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से वह जुमला फिसल गया। बहरहाल मैंने फ़ौरन ही खुद को कंट्रोल करके संजीदा सी सूरत बना ली। वो चंद लम्हात तक यूं खामोश बैठा रहा, जैसे बोलने से पहले अपने जहन में बिखरे हुए मुख्तलिफ ख्यालात को जमा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर ठहरे हुए लहजे में उसने बताना शुरू किया। रात को लगभग 10 बजे मैं सोने के लिए लेट गया था और जल्द ही मुझे नींद भी आ गई थी। इसके बाद इस घर में क्या होता रहा मुझे कुछ खबर नहीं। फिर जब गुलाम हुसैन ने दरवाज़ा धड़धड़ाया तो मेरी आंख खुल गई। उस वक्त रात के, मेरा मतलब है सुबह के कोई 3:15 बजे थे। गुलाम हुसैन ने नहायत ही घबराए हुए लहजे में बताया कि ऊपर साहब जी के कमरे में आग लग गई है। साहब जी वो अब्बा जी को कहता था। मैं तो वैसे ही हड़बड़ा कर उठा था। इस इत्तला ने मेरे हवास का सवा सत्यानाश कर डाला। ऊपर की जानिब अफरा तफरी के आलम में बढ़ते हुए मैंने गुलाम हुसैन से पूछा कि उसे कैसे पता चला अब्बा जी के कमरे में आग लग गई है। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया कि बीबी जी ने चीख चीख कर उसकी बीवी वलायत बीबी को यह बताया। वलायत बीबी उस वक्त जाग रही थी। चंद लम्हे पहले छोटी अम्मी ने उसे बाथरूम के अंदर से पुकार कर अपने करीब बुला लिया था। उसने अपने खावंद को सोते में जगाया और ये इतला दी। गुलाम हुसैन ने ऊपर जाने से कबल मुझे सानहे से आगाह किया। फिर हम तीनों एक साथ आगे पीछे ऊपर पहुंचे और आग बुझाने के लिए अपनी सी कोशिश कर डाली, मगर अफसोस कि हमारी कोशिश कामयाब न हो सकी। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। मैं इस दौरान बड़ी गहरी और टटोलती हुई नज़रों से उसका जायज़ा लेता रहा। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा बोला, जब किसी भी तरह हम आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो उस वक्त तक बड़ी देर हो चुकी थी। आग ने उन दोनों को जलाकर बिल्कुल कोयला बना दिया। इस मौका पर शकीला यानी छोटी अम्मी धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं इस आतिश ज़दगी का सबब जानना चाहता था और मैंने इस सिलसिले में कोशिश भी की, लेकिन छोटी अम्मी मेरे किसी सवाल का जवाब देने के काबिल नज़र नहीं आती थी। मजबूरन मैंने उसे वलायत बीबी की मदद से निचली मंजिल पर पहुंचा दिया। उसे पहले ही गश पर गश आ रहे थे। अगर वो लाशों के करीब मौजूद रहती तो ऐन मुमकिन था उसका हार्ट फेल हो जाता। वह एक मरतबा फिर रुका,
सांस दुरुस्त की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये बात भी मुझे वलायत बीबी ही की जुबानी पता चली थी कि छोटी अम्मी रात के आखिरी पहर नीचे वाले बाथरूम में आई थी। छोटी अम्मी ने बाथरूम के अंदर से चिल्लाकर वलायत बीबी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। जब वलायत बाथरूम के पास पहुंची और उसने पूछा, बीबी जी क्या हुआ है, तो छोटी अम्मी ने बाथरूम के अंदर से सख्त गुस्से के आलम में दरियाफ्त किया, किस बदबख्त ने बाहर से कुंडी लगा दी है। यह सवाल वलायत के लिए इंतहाई हैरानकुन और नाकाबिल यकीन था। कोई भला छोटी अम्मी के बाथरूम को बाहर से कुंडी कैसे लगा सकते हैं। इस मंजिल पर 3 बाथरूम अलग अलग बने हुए थे। एक अम्मी अब्बू के इस्तेमाल में रहता था, एक मेरे लिए, और तीसरा बाथरूम बिल्कुल अलग थलग मुलाजिम मियाँ बीवी के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया था। विलायत बीबी मालकन की डांट सुनकर हक्का बक्का रह गई और बेसाख्ता उसने बाथरूम की बैरूनी कुंडी की तरफ देखा। नादिर खान इतना बताने के बाद जरा देर के लिए थमा, एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा बोला। वलायत को छोटी अम्मी का चीखता हुआ सवाल सुनकर शायद इतनी हैरत नहीं हुई होगी जितनी हैरानी ये देखकर हुई कि बाथरूम की बाहर वाली कुंडी तो खुली हुई थी। उसने छोटी अम्मी से कहा, बीबी जी कुंडी तो किसी ने बंद नहीं किया, आप थोड़ा सा जोर लगाकर दरवाज़ा खोल तो यह फ़ौरन खुल जाएगा। इन दरवाज़ों ने नया रंग पिया है ना, और ऊपर से मौसम भी बड़ा ठंडा है, लगता है दरवाज़ा फूलकर फिस गया है, आप इसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचें। अंदर से छोटी अम्मी की उसीली आवाज़ आई, मैं इतनी देर से ज़ोर ही तो लगा रही हूँ, लेकिन ये नामुराद खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। और तुम हर वक्त फ़लसफियों जैसी बातें ना किया करो। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ कि लकड़ी किस मौसम में फूलती है और किस मौसम में सुकड़ जाती है, और रंग पीने के बाद इसकी क्या कैफियत होती है, समझी ना। वलायत बीबी काफ़ी अरसे से यहाँ मुलाजिम है, वो फ़लसफ़ी ना सही मगर उसमें मैंने मसलियत अंदेशी ज़रूर देखी है। उसने मौका महल की नज़ाकत को महसूस करते ही छोटी अम्मी के सामने हथियार फेंक दिए। किसी किस्म की बहस व तकरार में वक्त ज़ाया करने की बजाय उसने कहा, बीबी जी आप दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ी हो जाएं, मैं बाहर से धक्का देती हूँ। छोटी अम्मी ने कहा, ठीक है तुम धक्का मारो। वलायत ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही धक्का मारा और एक धड़ाके से बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। छोटी अम्मी मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदाती हुई ऊपर चली गईं और वलायत बीबी अपने कमरे की तरफ आ गई। अभी वो अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि ऊपर से छोटी अम्मी ने एक मर्तबा फिर उसे पुकार लिया। इस बार वह वलायत बीबी को अपने कमरे वाली आतिशज़दगी के बारे में आगाह करते हुए फ़ौरन ऊपर आने को कह रही थी। इसके बाद जो कुछ भी पेश आया वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ थानेदार साहब। वह लम्हा भर को सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपने बयान को इख्तिताम देते हुए बोला, ये सारी बातें मुझे वलायत बीबी ने बताई हैं। उसकी बयान करदा तफसील सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। आतिशज़दगी का ये वाक़या बड़े हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन अंदाज में पेश आया था। शकीला बाथरूम जाने के लिए रात के आखिरी पहर बालाई मंजिल से ज़ेरी मंजिल पर आई। इसका मतलब है वह अपने शौहर और शीरख्वार बच्चे को सही सलामत ख्वाबगाह में छोड़कर आई थी। यानी उस वक्त तक दूर दूर तक आतिशज़दगी के आसार दिखाई नहीं देते थे। उसने बाथरूम में कितना वक्त लगाया होगा? यही कोई 5-10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। यख बस्ता रातों में अमूमन पेशाब की हाजत इंसान को गर्म बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती है और इस हाजत को रफ़ा करने के लिए 2-3 मिनट काफ़ी होते हैं। लेकिन मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा था। शकीला यही वक्त बाथरूम में गुजारने के बाद जब अपनी ख्वाबगाह में पहुंची तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। ये बात समझ में आने वाली नहीं थी और जहन में अनगिनत मोहलिक ख्यालों को जन्म देती थी। मसलन अचानक ख्वाबगाह के अंदर आग भड़की कैसे? अगर शकीला ने बाथरूम के अंदर अपनी हाजत को पूरा करने के लिए फितरी वक्त लिया था तो फिर इस कलील मुद्दत में आग ने किस तरह 2 इंसानों को कोयलों में बदल दिया? और अगर शकीला गैर मामूली देर तक बाथरूम में मौजूद रही थी तो क्यों, किस लिए? कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी ने शकीला की गैर मौजूदगी में ख्वाबगाह के अंदर घुसकर वहां आग लगा दियो? अगर ऐसा ही था तो फिर यह सवाल भी पैदा होता था कि वो फितना परवर शख्स कौन है, उसके मकासद क्या थे? इन और इन जैसे दूसरे मुतअद्दिद सवालात के जवाब शकीला ही दे सकती थी और वह फ़िलहाल किसी जवाब के काबिल नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी तवज्जो का रुख नादिर खान की तरफ मोड़ लिया। तुम्हारे ख्याल में आग किसने लगाई होगी? मैंने अचानक उससे पूछा। जी? वह हैरत से मुँह खोलकर मुझे देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे एहसास मुसलसल सता रहा था कि आतिशज़दगी का वो वाक़या अपने जुलों में कुछ और भी लिए हुए था जो फ़िलहाल मेरी आंखों से ओझल था। मैं उसी छुपी हुई दिल में अंदेशे और दिमाग में खदशे जगाती बात को सामने लाना चाहता था। इसी तनाजुर में एक ख़ास मकसद की खातिर मैंने नादिर खान से वो चुपता हुआ सवाल किया था जिसका जवाब देते हुए वो उलझ कर रह गया। मेरे इस ख़तरनाक सवाल ने उसे गड़बड़ा कर रख दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम ऐसा नहीं सोचते कि किसी ने ख़ास मकसद के तहत आग लगा दी हो? जनाब, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? उसकी हैरत और उलझन बतदरीज बढ़ती ही जा रही थी। कोई जानबूझकर आग क्यों लगाएगा? और ऐसा शख्स कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई किसी का दुश्मन नहीं। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से उसके चेहरे का जायज़ा लेता रहा, फिर कदरे नरम लहजे में कहा, नादिर खां, तफ्तीश का अमल बड़ा ही टेढ़ा और नौकीला होता है।
इसमें हर जाविये से सवाल किया जा सकता है, लिहाजा तुम मेरे किसी सवाल पर परेशान ना होना। मुझे हर पहलू और हर इम्कान को अपनी निगाह में रखना है। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, बात दरअसल यह है कि आग भड़कने को जिस अंदाज में बयान किया जा रहा है वो मेरी समझ में नहीं बैठ रहा। किसी कमरे में लगने वाली आग आनन फानन वहां सोए हुए अफराद को जलाकर कोयला नहीं कर सकती। आतिशज़दगी के ऐसे वाक़यात में धुआं भी वाफिर मिकदार में पैदा होता है, जो सोए हुए अफराद की सांस के साथ उनके फेफड़ों तक रसाई हासिल कर लेता है, जिसके सबब उन्हें खांसी का दौरा पड़ जाता है। नींद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तड़प कर उठ बैठते हैं और दम घुटने की इस कैफियत के दौरान वो खुद को बचाने के लिए हाथ पांव ज़रूर मारते हैं। लेकिन मैंने सांस लेने की खातिर थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। ठीक है, जिब्रान की उम्र इतनी नहीं कि वह अपनी जान बचाने के लिए कोई सूदमंद और नतीजा खेज जद्दोजहद कर सकता, मगर तुम्हारे अब्बा जी को क्या हो गया था? क्या वो कोई गहरा नशा पी कर सोया था? वो ताज्जुब से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपकी बातों में बड़ा वजन है। पता नहीं क्यों इस नुक्ते की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपके इन खतरनाक सवालात का जवाब तो छोटी अम्मी ही दे सकती हैं। मैं तुम्हारी छोटी अम्मी से भी पूछगिछ करूंगा, मैंने कहा। उससे तो और भी बहुत सारे सवालात पूछना है। मेरे जहन में बहुत कुछ है। अभी तो ये जानना भी बाकी है कि आग लगी कैसे। नादिर खान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला, आग लगने का सबब मेरी समझ में आ रहा है, मगर पता नहीं मैं कहाँ तक दुरुस्त हूँ। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे जहन में क्या है? मैंने नरम लहजे में कहा। वो जो कुछ बोला मेरे जहन में पहले से मौजूद था। इस हवाले से मैंने ऊपर वाली ख्वाबगाह में कुछ ऐसे आसार देखे थे जो आतिशज़दगी के असबाब की तरफ इशारा करते थे। मैं पूरी तवज्जो से नादिर खान की बात सुनने लगा। थानेदार साहब, उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आजकल सर्दियों का मौसम है और इस साल तो सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। नीचे वाली मंजिल पर तो लिहाफ वगैरह से गुजारा हो जाते, लेकिन ऊपर ये लोग लिहाफ ओढ़ने के साथ साथ कोयले वाली अंगीठी भी जलाते हैं ताकि कमरा अच्छी तरह गर्म हो जाए। वो बोलते बोलते रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, हो सकता है जब छोटी अम्मी नीचे वाले बाथरूम की तरफ आने के लिए कमरे से निकली हो तो लिहाफ का कोई कोना पलंग से नीचे लटक गया हो और बदकिस्मती से वो कोना कोयलों वाली अंगीठी में जा गिरा हो और जहां पर देखते हुए कोयलों ने उसे आग दिखा दी हो। और वो अचानक रुका और सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। अपनी दानिश में उसने आग लगने के सबब की वजाहत पेश कर दी थी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरे जहन में भी ये इम्कान मौजूद है और मैंने ऊपर वाली ख्वाबगाह में कोयलों वाली एक अंगीठी भी रखी हुई देखी है, जो अब सिर्फ नाम ही की अंगीठी रह गई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इसी अंगीठी की वजह से आग लगी थी, तो फिर भी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि इतनी जल्दी आग ने सब कुछ कैसे निकल लिया। अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी छोटी अम्मी कोई घंटा भर बाथरूम में बैठी रही हो। हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने कहा, इस मुअम्मे के अलावा और भी दो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मुझे हज़म नहीं हो सकी। उनके मुतल्लिक तुम ही मुझे बता सकते हो। जी क्या, कौन सी चीज़ें? वो घबराई हुए अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने चंद लम्हात तक उसके चेहरे का जायजा लिया और कहा, एक चीज़ तो बनास्पति घी वाला एक सेर का डिब्बा है। कमरे में भड़कने वाली आग ने उसे निगलने की पूरी कोशिश की है। वो उसकी धात को तो नहीं खा सकी, अलबत्ता उसके रंग रोगन और छपाई को उसने साफ कर दिया है। ये बताना मुश्किल है कि वो कौन सी बनास्पति घी बनाने वाली कंपनी से ताल्लुक़ रखता है, मगर मेरे जहन में मुसलसल ये सवाल गूंज रहा है कि उस डिब्बे को किस मकसद की खातिर ख्वाबगाह में रखा गया है। क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? मैंने तो वहाँ कोई ऐसा डिब्बा पड़ा हुआ नहीं देखा, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। शायद परेशानी के सबब तुम्हारे इस तरफ ध्यान ना गया हो। आओ मेरे साथ, ज़रा बालाई मंजिल वाले बेडरूम में चलते हैं। फिर हम दोनों साथ साथ चलते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए। मैंने मज़कूरा डिब्बा नादिर खां को दिखाते हुए कहा, मैं इस बनास्पति घी वाले डिब्बे की बात कर रहा हूँ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, आग ने इसका क्या असर किया है। यूँ महसूस होता है ये सफ़ाक आग सिर्फ दो मकासद के लिए भड़की थी। नंबर 1, कादिर खां और जिब्रान खां को कोयला बनाने के लिए, और नंबर 2, इस डिब्बे की शनाख्त मिटाने के लिए। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वो वहशत ज़दा अंदाज में बोला। ये तो आप छोटी अम्मी से पूछें, उसने बनास्पति घी वाला ये डिब्बा किस मकसद के लिए रखा था। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता मेरा ज़हन ये कहता है कि इस डिब्बे का सत्यानाश सिर्फ इस वजह से हुआ कि ये घी वाला डिब्बा था। तेल और घी बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने सर को मायने खेज अंदाज में जुम्बिश दी और कहा, इस डिब्बे के बारे में मैं तुम्हारी छोटी अम्मी से ही पूछूंगा, हो सकता है वो इस सिलसिले में कोई वजाहत पेश कर सकें। वो सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपने इस कमरे में से दो ऐसी चीज़ें मिलने की बात की थी जो आपके जहन को उलझा रही हैं। उनमें एक तो घी वाला ये डिब्बा था और दूसरी, मैंने दूसरी शय का जिक्र करने से पहले उससे पूछ लिया, नादिर खां, क्या तुम्हें लॉकेट वगैरह पहनने का शौक़ है? मुझे आतिशज़दा कमरे से जो तलाई लॉकेट मिला था वो इस वक्त मेरी जेब में मौजूद था।
इस लॉकेट के तावीज़ वाले मुनक्कश बैजवी हिस्से में अंग्रेजी हरफ एन बड़ा वाज़े उभरा था। नादिर खां का नाम भी चूंकि एन से शुरू होता था, लिहाजा लॉकेट से मुत्तल्लिक सवाल उसी से पूछना बनता था। वो मेरा सवाल सुनते ही चौंक उठा, बोला, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं थानेदार साहब? बताऊंगा, पहले तुम हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दो। जी, मुझे लॉकेट पहनने का शौक है, उसने बताया। क्या इस वक्त भी तुमने कोई लॉकेट पहना हुआ है? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, इसकी कोई ख़ास वजह? वो जी चंद रोज़ पहले मेरा लॉकेट कहीं गिर गया था, उसने जवाब दिया। अभी तक मैं नया लॉकेट नहीं बनवा सका। क्या तुमने गुम हो जाने वाले लॉकेट को तलाश किया था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी, बहुत तलाश किया मगर मिला नहीं, नादिर खान ने उलझन ज़दा अंदाज में जवाब दिया। उसको ढूंढने के लिए मैंने अपने कमरे को उलट कर रख दिया था। मुझे उस लॉकेट से बड़ी उनसियत थी। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, कमरा उलट कर रख देने का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे ख्याल में वो लॉकेट घर के अंदर ही खोया था? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे यकीन है। क्या तुमने अपने मुलाजमीन को लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में बताया था? जी हाँ, बताया था। गुलाम हुसैन और वलायत बीबी ने भी लॉकेट को हर जगह तलाश कर लिया मगर वो कहीं नहीं मिल सका। छोटी अम्मी और अब्बा जी भी मेरे सोने के लॉकेट की गुमशुदगी से वाकिफ़ हैं। वो सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, छोटी अम्मी ने तो फ़ौरन फतवा जारी कर दिया कि मैंने उस लॉकेट को घर से बाहर कहीं खोया होगा। अगर वो घर के अंदर कहीं गिरता तो ज़रूर मिल जाता। अब्बा जी छोटी अम्मी की बहुत मानते हैं, मेरा मतलब है मानते थे। उन्होंने भी अम्मी की बात की तायद कर दी और तसल्ली देने वाले अंदाज में मुझसे कहा था, लॉकेट जहाँ भी खोया इस बात को जाने दो, ख्वामखा परेशान होने का क्या फ़ायदा। तुम अपने लिए वैसा ही दूसरा लॉकेट बनवा लेना। लेकिन मैं अभी तक लॉकेट नहीं बनवा सका। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बोझल हो गई। दागे मुफारकत दे जाने वाले बाप के जिक्र ने उसे बेहद अफसुर्दा कर दिया था। मैं बड़ी गहरी नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रहा था। इन लम्हात में वो वाकई बड़ा दिल गिरफ्त था और अंदर बाहर से टूटा हुआ दिखाई देता था। मैं चंद लम्हात तक खामोश नज़रों से उसे देखता रहा। फिर निहायत ही ठहरे हुए लहजे में पूछा, नादिर खां, हम इतनी देर से जिस तलाई लॉकेट का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ये वही लॉकेट तो नहीं जिसके खूबसूरत बैजवी तावीज़ पर एन का हरफ बड़े नुमाया अंदाज में उभरा हुआ है? जी हाँ, वही। वो इस तरारी अंदाज में जल्दी से बोला, आप मेरे खोए हुए लॉकेट के बारे में कैसे जानते हैं थानेदार साहब? मैं उस लॉकेट के बारे में ऐसे जानता हूँ कि अब यह गुमशुदा नहीं रहा। मैंने ठोस लहजे में कहा। क्या मतलब है आपका? वो उलझ कर बोला। उसकी उलझन में वजन महसूस होता था। मतलब ये कि वो लॉकेट बाजियाब हो चुका है। कहाँ है मेरा वो लॉकेट? मेरी जेब में। आपकी जेब में? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैंने उसकी मुस्तरबाना कैफियत का जायज़ा लेते हुए कहा, आपके पास मेरा लॉकेट कैसे जा सकता है? वो जुमला अधूरा छोड़कर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। फिर ही जानी लहजे में बोला, ऐसे मुझे यकीन नहीं आएगा। अगर मेरा वो लॉकेट आपकी जेब में है तो दिखाएं। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, खामोशी से वो लॉकेट बरामद किया और बाआइस्तगी उसकी जानिब बढ़ा दिया। फिर बोला, लो देख लो और छूकर यकीन कर लो। मेरे हाथ में लॉकेट को देखते उसके चेहरे और आंखों में शनासाई के रंग झलकने लगे। मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस न हुई कि उसने एक नज़र में शनाख्त के तमाम मराहिल तय कर लिए थे। उसने लॉकेट को अपने हाथों में बड़ी मोहब्बत और लगावट से घुमाया, जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त के गले मिलता है। इस दौरान मैं उसकी हरकतों सकनात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा था। उसके बदन की जुम्बिशों और चेहरे के तासुरात में मुझे 1% भी बनावट या अदाकारी नजर न आई। वो इस वक्त एक सच्ची और फितरी जज्बाती कैफियत से गुजर रहा था। चंद लम्हात की तसल्ली के बाद उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और लरजती हुई आवाज़ में बोला, ये आपको कहाँ से मिला? उसी कमरे में से, मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले। मैं तो इस लॉकेट को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने तो नहीं पहुँचाया, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आज हमारी पहली मुलाकात है, इस सवाल का जवाब तो तुम दोगे कि यह लॉकेट तुम्हारी छोटी अम्मी की ख्वाबगाह में कैसे पहुँच गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वह नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि मेरा लॉकेट छोटी अम्मी के कमरे में है तो मैं इसे इधर उधर क्यों तलाश करता फिरता। ठीक है, मैंने हतमी लहजे में कहा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आओ नीचे चलते हैं। जिसकी ख्वाबगाह से मुझे यह लॉकेट मिला है उसी से जाकर पूछते हैं। वो उलझता हुआ एक मरतबा फिर मेरे हमरा कोठी की ज़ेरी मंजिल पर आ गया। वाकई ये सवाल बड़ा अहम था कि नादिर खां का गुमशुदा लॉकेट मुतवफ़ी कादिर खां की ख्वाबगाह में कैसे पहुंच गया। कादिर खां तो किसी जवाबदेही के काबिल नहीं रहा था। वो दुनियावी सवाल जवाब से इतनी दूर चला गया था जहाँ उसे हमारी और हमें उसकी कोई खबर नहीं थी। हाँ, अलबत्ता कादिर खां की ख्वाबगाह शकीला की भी उतनी ही ख्वाबगाह थी, लिहाजा ये सवाल अब उसी से पूछा जा सकता था। यही नहीं, मुझे शकीला से और भी बहुत सारे सवालात पूछना थे। मसलन ख्वाबगाह में आग कैसे लग गई, वो कितनी देर तक बाथरूम में मौजूद रही थी,
जब वो ख्वाबगाह से निकलकर बाथरूम की तरफ आ रही थी तो कादिर खां और जिब्रान खां किस पोजीशन में और कैसे सोए हुए थे। मुझे यही बताया गया था कि वो दोनों मियाँ बीवी एक साथ किंग साइज पलंग पर सोते थे। उस पलंग के साथ ही बच्चे के लिए खटोला किस्म की एक छोटी चारपाई भी बिछाई जाती थी। मैंने अपनी आंखों से इस पलंग और खटोला चारपाई का हशर देखा था। वह दोनों रिज़्क़ की आतिश बनने के बाद राख के ढेर में बदल गए थे। शकीला से यह पूछने की ज़रूरत थी कि जब वो कमरे से निकली तो शीरख्वार बच्चा अपने खटोले में सो रहा था या फिर बड़े पलंग पर। अब सवाल यह भी था कि घी वाला खाली डिब्बा उसके बेडरूम में किस मकसद चलाया गया था, और ये जानना भी ज़रूरी था कि बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगने की क्या हकीकत थी। उसने चीख कर वलायत बीबी को अपने पास बुलाया था कि देखे किस बदबख्त ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दिया। मैं शकीला से वो तमाम सवालात पूछना चाहता था जिन्होंने मेरी सोच का तोह बाला कर रखा था। वैसे अब तक की तफ्तीश से मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वो आतिश ज़दगी का कोई आम सा वाक़या नहीं था। इसके पीछे किसी गहरी साजिश के आसार दिखाई दे रहे थे। कौन सी और किसकी साजिश, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका था। फिलहाल मैंने अपने ज़हन में दो नामों को सुरख दायरे के अंदर कैद कर लिया। इनमें एक नाम था नादिर खां का और दूसरा नाम था शकीला का। नादिर खां का लॉकेट मुझे जाए कुआं पर पड़ा मिला था। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आया वाकई उसका लॉकेट खो गया था। अगर इस बात का जवाब नहीं तसव्वुर कर लिया जाता तो नादिर खां की शख्सियत शक के दायरे के अंदर बंद होकर रह जाती थी, और अगर इस सवाल का जवाब हाँ समझ लिया जाता तो फिर यह कहा जा सकता था कि लॉकेट किसी ऐसे शख्स ने चुराया था जो इस हादसे का जिम्मेदार है। लॉकेट को जाए वारदात पर फेंक कर नादिर खान को इस हादसे में मुलविस करने की साजिश की गई थी, और ऐसा किरदार फ़िलहाल शकीला की जानिब इशारा करता था। मगर इस सूरत में एक इंतहाई ख़तरनाक सवाल सर उठाकर खड़ा हो जाता था, क्या कोई औरत इतनी शकील कल्ब हो सकती है कि किसी मकसद को हासिल करने के लिए वो ऐसी साजिश बुन डाले जिसमें वो अपने 2 साल के मासूम और शीरख्वार बच्चे को भी जला डाले। दिलो दिमाग इस सवाल का जवाब नफ़ी में देते थे, और यही बात मेरे ज़हन को सबसे ज़्यादा उलझा रही थी। हम ज़ेरी मंजिल पर पहुंच चुके थे और उस कमरे में भी आ बैठे थे जहां से उठकर थोड़ी देर पहले ऊपर गए थे, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल न हो सकी। नादिर खान ने मुलाजमीन से पूछने के बाद मुझे बताया, थानेदार साहब, छोटी अम्मी इस वक्त गहरी नींद में है। ये बताना मुश्किल है कि वो सो रही है या बेहोश हो गई है। मेरे ख्याल में उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने नादिर खां और शकीला के हवाले से अपने ज़हन में जो सौतेली फ़िज़ा कायम की थी, नादिर खां का हालिया रवैया उसकी नफ़ी करता था। मैंने महसूस किया वो अपनी सौतेली माँ के लिए खासा परेशान था, और उसकी सेहत की बहाली के लिए वह शकीला को फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था। उसका ये अमल मेरी सोची हुई मखसूस फ़िज़ा के ख़िलाफ़ था, और यही बात मुझे खटक रही थी। क्या मैं शकीला को एक नज़र देख सकता हूँ? मैंने नादिर खां की आंखों में देखते हुए कहा। वो ताउन अमेज़ अंदाज में बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं नादिर खां के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ एक बिस्तर पर शकीला गहरी नींद सो रही थी। उसका पूरा बदन गर्म लिहाफ में ढका हुआ था, सिर्फ चेहरा खुला हुआ था। ख्वाबीदा चेहरे के खालो खत ने मुझे बता दिया वो एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। मैंने लिहाफ के बगौर मुशाहिदे से अंदाज़ा लगा लिया कि वो जिंदा थी, ताहम उसकी सांस बहुत मध्यम चल रही थी। ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो इस वक्त गहरी नींद में है या सदमा की ज़्यादती ने उसे बेहोश कर दिया है। विलायत बीबी शकीला की निगरानी और देखभाल पर मामूर थी। उसने नहायत ही दुखी लहजे में कहा, थानेदार साहब, बीबी जी की हालत ठीक नहीं। मैंने अब तक बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला है। थोड़ी देर पहले सोई है। खामंद और बच्चे के गम ने इनका दिमाग उलट कर रख दिया है। इस घर पर तो अचानक ही क़यामत टूट गई है। वो हालात के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया कर रही थी। मैंने उसके तबसरे पर कुछ कहना मुनासिब ना समझा और नादिर खां से मुखातिब होते हुए पूछा, मैंने तुम्हारी कोठी के बाहर दीवार के साथ एक ग्रे फोर्ड कार खड़ी देखी है, क्या वो तुम्हारी ही गाड़ी है? उसने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, वो हमारी ही गाड़ी है। तुम फ़ौरन जाओ और उस गाड़ी में डॉक्टर को लेकर आ जाओ। मैंने उससे कहा, तुम्हारी छोटी अम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि उसे किसी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचाया जाए। मुझे हैरत है अभी तक किसी डॉक्टर को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया। नादिर खान ने कहना चाहा, वो जनाब, हादसा रात के आखिरी पहर, लेकिन मैंने फ़ौरन उसकी बात काट दी। ठीक है, आतिश ज़दगी का वाक़या रात 3-3:15 बजे पेश आया था, लेकिन हम तो दिन चढ़े यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले तुम्हें किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए था। मेरा लहजा डांट आमेज़ था। नादिर खान नामत भरे अंदाज में बोला, बस जी, इस परेशानी ने तो मत ही मार कर रख दी है। होश ठिकाने पर होता तो ध्यान इधर भी जाता। फिर वह सर को नफ़ी में झटकते हुए बोला, मैं अभी जाता हूँ जनाब, और फटाफट डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। नादिर खान वहाँ से रुखसत होने लगा तो गुलाम हुसैन भी उसके पीछे लपका, लेकिन नादिर ने उसे रोक दिया, तुम इधर ही घर में रहो, मैं भी अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेता हूँ। बाद अज़ा मुझे मालूम हुआ कि गुलाम हुसैन कादिर खां के लिए ड्राइविंग भी करता था। वो दोनों मियाँ बीवी एक अरसे से उनके यहाँ मुलाजिम थे। पहले कादिर खां मॉडल कॉलोनी में रहता था। जब शहर के मुज़ाफ़ात में फरीद टाउन आबाद होने लगा तो उसने इस जदीद रिहायशी मंसूबे में प्लॉट खरीद कर अपने लिए एक 2 मंजिला आलीशान कोठी तामीर करवा ली।
ये कोठी वैसे तो बिल्कुल तैयार थी, तहां अंदरूनी आराइश और ज़ेबाइश का कुछ काम बाकी था। उन्हें इस कोठी में शिफ्ट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। नादिर खां के जाने के बाद मुझे अच्छा मौका मिल गया था कि उन मुलाजिम मियाँ बीवी का बयान भी ले लूँ। वलायत बीबी बज़िद थी कि वह अपनी बीबी जी को तन्हा छोड़कर मुझे किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देगी। लिहाजा मैंने उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो उस कमरे का दरवाज़ा खोले जहाँ शकीला बीबी बेखबरी की नींद सो रही थी, और मैं कुर्सी डालकर उसके करीब ही कमरे से बाहर बैठ जाता हूँ। गुलाम हुसैन को भी मेरी तजवीज़ पसंद आई और वो भी मेरे नज़दीक ही बैठ गया। मैंने पूछ गिछ के सिलसिले का आगाज़ गुलाम हुसैन ही से किया। गुलाम हुसैन की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। रंग गंदमी, कद दरमियाना और जिस्म माइल बा फरबही। उसने एक खासी सेहतमंद मूंछें पाल रखी थी। इस बात का तज़किरा किया जा चुका है कि वह एक बे औलाद जोड़ा था। गुलाम हुसैन और उसकी बीवी वलायत बीबी को मरहूम कादिर खां के पास मुलाजमत करते हुए 5 साल हो गए थे। घर का सारा कामकाज उन्होंने मिल बांट कर अपने ज़िम्मे ले रखा था। गुलाम हुसैन ड्राइविंग करता था, घर में मौजूद पौधों की देखभाल करता था और सौदा सुलफ लाना भी उसके फ़राइज़ में शामिल था। उसकी बीवी सफाई सुथराई और धुलाई के अलावा खाने पकाने के दौरान शकीला का हाथ बटाती थी और दीगर ऊपर के छोटे मोटे काम उसी के ज़िम्मे थे। मैंने 10 मिनट तक घुमा फिराकर गुलाम हुसैन से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन काम की कोई बात सामने ना आ सकी। गुज़िश्ता रात वो हस्बे मामूल 9 बजे के करीब सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था और जल्दी उसे नींद भी आ गई। फिर उसकी आंख वलायत बीबी के जगाने पर ही खुली थी। बीबी ने बड़े घबराए हुए अंदाज में उसे इतला दी थी कि ऊपर बीबी के कमरे में आग लग गई है। इसके बाद वो दोनों मिलकर नादिर खां को जगाने गए थे और आखिरकार वो तीनों जीने के रास्ते घर की बलाई मंजिल पर जा पहुंचे थे। गुलाम हुसैन के बयान में ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे पहले से मालूम ना हो, लिहाजा मैंने उसे फारिग कर दिया। अब वलायत बीबी की बारी थी। मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। वलायत बीबी की उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 साल के करीब लगाया। वो गहरे सांवले रंग की एक पस्ता कामत औरत थी। उसके हाथ बहुत छोटे छोटे और पिलपिले से थे। आंखों में बड़ी तेज़ी और तरारी पाई जाती थी। उसके बालों को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वक्त से पहले सफ़ेद हो जाने वाले सर को उसने खिजाब के पर्दे में छुपा रखा है। गुलाम हुसैन किसी काम से उठकर कहीं चला गया तो मैंने वलायत बीबी का इंटरव्यू शुरू कर दिया। तुम लोगों को इस घर में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? इस घर में आए हुए तो अभी थोड़े दिन हुए। वलायत बीबी ने जवाब दिया, पहले हम मॉडल कॉलोनी वाले घर में रहते थे। कादिर खां के पास मुलाजिम हुए हमें कोई 5 साल हो गए हैं। मुझे पता चला है कादिर खां ने दूसरी शादी कर रखी है। मैंने कुरीदने वाले अंदाज में कहा। नादिर ने बताया कि शकीला उसकी सौतेली माँ है। क्या नादिर खां की सगी माँ भी जिंदा है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। नादिर खां की सगी माँ का नाम साबरा बेगम था। जब हम मॉडल कॉलोनी वाले घर में थे तो उसका इंतकाल हो गया था। ये कोई 3-3.5 साल पहले की बात है। वह लम्हा भर को रुकी, फिर अफसोसनाक अंदाज में इजाफा करते हुए बताया, बेचारी बहुत अच्छी औरत थी। आखिरी दिनों में उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा था। हर वक्त पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती थी। फिर एक रोज़ मकान की छत से नीचे गिर गई और वहीं फर्श पर पड़े पड़े उसने जान दे दी। आह, कितनी हसरतनाक मौत हुई थी उसकी भी। वलायत बीबी एकदम अफसुर्दा हो गई। मुझे यह समझने में देर न लगी कि वह मरहूमा साबरा बेगम से गहरी जज्बाती वाबस्तगी रखती थी। वलायत बीबी की ज़ुबानी जो हालात मेरे इल्म में आ रहे थे वो खासे दिलचस्प और इनकशाफ अंगेज़ थे। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए उससे पूछा, क्या कादिर खां ने साबरा बेगम की ज़िंदगी ही में दूसरी शादी कर ली थी? जवाब देने से पहले उसने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, मेरा तो ख्याल है साहिब जी ने बड़ी बीबी की मौत से पहले ही छोटी बीबी से शादी कर रखी थी, लेकिन छोटी बीबी जी हमारे घर में बड़ी बीबी जी की मौत के बाद ही आई हैं। ओह, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर निहायत ही राजदारी से पूछा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में साबरा बेगम को अपने शौहर की दूसरी शादी का इल्म हो गया था और शायद उसकी दिमागी हालत भी इसी सबब खराब हुई थी। जी, मेरा भी यही ख्याल है, उसने चौकन्ना नज़र से बिस्तर पर सोई हुई शकीला की तरफ देखने के बाद कहा। मैंने पूछा, इसका मतलब है कादिर खान ने अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखने की कोशिश की थी? ऐसा अक्सर देखने में आया है कि मर्द छुपकर दूसरी शादी कर लेते हैं और इस शादी को एक राज की तरह रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये राज अफशा होता है तो बड़ी तबाही मचती है। मुझे यहाँ भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा था। हालात से तो यही अंदाज़ा होता है, उसने गोलमाल जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, नादिर खान ने मुझे बताया वह सिर्फ 2 बहन भाई हैं। फिरदौस उससे बढ़िया जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने शौहर और बच्चों के साथ उधर मोहल्ला इस्लामपुरा में रहती है, जबकि गैर शादीशुदा नादिर खां अपने बाप के साथ ही इस कोठी में रह रहे। ज़रा सोच कर बताओ। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, नादिर खां और फिरदौस ने कादिर खां की दूसरी शादी पर क्या रद्दअमल ज़ाहिर किया था? आतिश ज़दगी वाले इस पुरस्कार वाक़े ने मेरे ज़हन में खुदबुद मचा रखी थी। ये वाक़या किसी गहरी साजिश का नतीजा है। इस नामालूम साजिश और साजिश को बेनकाब करने के लिए इस ख़ानदान के पस मंज़र से आगाही नहायत ही ज़रूरी थी। मैं वलायत बीबी को इसी सिलसिले में धीरे धीरे कुरीद रहा था। वो ठहरे हुए मगर धीमे लहजे में बोली, फिरदौस की शादी को 7 साल से ज़्यादा हो गई हैं और अब तो माशाल्लाह उसके 3 बच्चे भी हैं।
उसने जब सुना कि साबरा बेगम के इंतकाल के बाद माँ उनके लिए सौतेली माँ ले आया है तो वो बहुत चीखी चिल्लाई थी। उसके खामद ने भी अपने ससुर के इस अमल पर शदीद एहतजाज किया था। फिरदौस घर पर आकर न सिर्फ ये कि कादिर खां से खूब लड़ी थी, बल्कि उसने छोटी बीबी जी को भी खरी खरी सुना डाली थी। बाप अपनी नई नवेली बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और जवाब में फिरदौस को खूब डांट पिलाई, जिसके नतीजे में फिरदौस नाराज़ होकर अपने घर चली गई। वह लम्हा भर को सांस लेने के लिए थमी और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, वक्त हर जख्म का मरहम है थानेदार साहब। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हालात ठीक हो गए। कुछ अरसे के बाद बाप ने जाकर बेटी को मना लिया और फिरदौस बीबी भी राज़ी हो गई। उसकी सगी माँ तो बाकी नहीं रही थी। सोचा होगा बाप भी कहीं हाथों से न निकल जाए, लिहाजा सुलह सफाई कर ली। वो तो ठीक है, मैंने वलायत बीबी के खामोश होने पर कहा, लेकिन तुमने नादिर खां के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया। वो रफ्ता रफ्ता मुझे बड़ी अहम मालूमात फराहम कर रही थी, मगर मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि उसका अंदाज़ एहतियात लिए हुए था। वो बात करने के दौरान कनखियों से शकीला की तरफ भी देख लेती, जैसे खदशा हो कि वो उसकी बातें ना सुन ले, और कभी वो बाहर की जानिब भी देख लेती जिधर उसका शौहर गुलाम हुसैन गया था। मैं वलायत बीबी की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ गया था। वह शकीला को अपनी मालकन तो समझती थी, लेकिन उससे खौफजदा भी दिखाई देती थी। मैं उसकी तरफ मुंतज़िर निगाह से दिख रहा था। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, नादिर खान ने भी शुरू में बहुत वाबेला मचाया था, लेकिन फिर ठंडा हो गया। यही महसूस होता था छोटी बीबी जी ने उस पर कोई जादू शादू कर दिया हो। जादू? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थानेदार साहब, उसने चौकन्ना नज़र से सोई हुई शकीला की तरफ देखा, फिर आवाज़ दबाकर बोली, छोटी बीबी जी बहुत तेज़ और हुनर वाली हैं। मर्दों को राम करना तो उनके उल्टे हाथ का खेल है। वो बोलते बोलते रुक गई, फिर मिन्नत आमेज़ लहजे में मुझसे कहा, देखें जी थानेदार साहब, आप ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। अगर बीबी जी को पता चल गया कि मैंने उनके बारे में आपको कुछ बताया है तो वो मुझे जिंदा ही ज़मीन में दबा देंगी। बात ख़त्म करने के बाद वह सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने एक फ़ैसले पर पहुंचने के बाद कहा, वलायत बीबी, तुम ज़रा कमरे से बाहर आओ। जी? वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, तुम बाहर आओ, फिर बताता हूँ। मेरे लहजे में ऐसा हुक्म और मजबूती थी कि वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकाले बगैर कुर्सी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने बड़ी तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और एक खाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, गुलाम हुसैन थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी से उठकर गया था। इधर बैठ जाओ और बेफिक्र होकर मुझे सारी बात बताओ। तुम बहुत काम की बातें करती हो। वो जी, अगर बीबी जी उठ गई तो कुछ नहीं होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। अव्वल तो उसके जागने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और बफर्ज़ मुहाल उसकी आंख खुल भी गई तो जाहिर है वह तुम या किसी और को आवाज़ देगी। तुम उसकी आवाज़ पर लपक कर कमरे के अंदर पहुंच जाना। मैं लम्हा भर को रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम शकीला के हवाले से कोई निहायत अहम बात मुझे बताने वाली हो, और तुम्हें यह धड़का भी लगा हुआ है कि कहीं वह तुम्हारी बातें ना सुन ले। अब यहाँ इत्मीनान से बैठकर तुम मेरे सवालों के जवाब दो। उसने हरासा अंदाज में बाहर की जानिब देखते हुए कहा, अगर नादिर खान ने मुझे यहाँ बैठे देख लिया तो नाराज़ हो जाएगा। उसने मुझे बीबी जी की देखभाल पर मुकर्रर कर रखा है। मैंने तसलिया में इस लहजे में कहा, तुम्हें नादिर खान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो गाड़ी में गया और डॉक्टर को लेकर ही वापस आएगा, और कोठी के अंदर कदम रखने से पहले ही हमें उसकी आमद का पता चल जाएगा। जब ऐसा मौका आएगा तुम यहाँ से उठकर अपनी छोटी बीबी के पास कमरे में चली जाना। मैंने उसे एक बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। उसे फरार का कोई रास्ता दिखाई ना दिया तो वो एकदम कुर्सी पर ढह गई और थूक निकलने वाली गहरी संजीदगी से बोली, थानेदार साहब, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ वलायत बीबी, मैंने उसे दिलासा दिया। इस सिलसिले में तुम पूरी तरह मुतमईन हो जाओ। ये मेरा तुमसे वादा है कि किसी के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगा। अब तुम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुझे बताओ, तुम शकीला के हवाले से मुझे क्या बताने वाली थी? वो बात तो मेरे जेहन में से ही निकल गई। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली। मैंने कहा, ख्वाम का माथा नहीं पीटो वलायत बीबी, मैं बताता हूँ तुम मुझे क्या बताने जा रही थी। छोटी बीबी जी बहुत तेज़ और हुनर वाली हैं। मर्दों को राम करना तो उनके उल्टे हाथ का खेल है। फिर मैंने इस तनाज़र में उससे पूछा, वलायत बीबी, पहले तुमने कहा कि शकीला ने नादिर खां पर कोई जादू शादू करके उसकी ज़ुबान बंद कर दी थी। फिर तुमने उसे बड़ी तेज़ और हुनर वाली बताया, और आखिर में ये जिक्र भी किया कि ये मर्दों को बड़ी आसानी से राम कर लेती है। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी इन बातों के पीछे कोई बहुत ही पुरस्कार कहानी छुपी हुई है। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वलायत बीबी ने लम्हा भर को सोचा, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगी, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है जी कि बड़े साहब जी को कोठे पर जाने का शौक़ था। छोटी बीबी जी को उन्होंने वहीं पसंद किया था। यूं कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि छोटी बीबी ने खान साहब को फांस लिया था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बेख्तियार मेरी ज़ुबान से फिसल गया। वलायत बीबी, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी इस छोटी बीबी शकीला का ताल्लुक उस बाजार से है? कभी था जनाब, वह ठोस लहजे में बोली, लेकिन बड़े खान साहब से शादी के बाद उसने अपनी पिछली ज़िंदगी को बिल्कुल तर्क कर दिया और एक शरीफ ज़ादी की तरह घर में रह रही थी। अब इनको कोठे वाली कहना बिल्कुल गलत होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। शकीला ने बाजारी ज़िंदगी को छोड़कर घरेलू रहन सहन अपना लिया है, लेकिन तुम्हारी जादू शादू वाली बात की अभी तक वजाहत नहीं हुई।
वो तो जनाब मैंने ऐसे कह दिया था, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। कोई बात ऐसे ही ख्वामखा तो नहीं कही जाती ना? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो वलायत बेबी। बात खत्म करते ही मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। वो घबरा गई और जल्दी से बोली, आप मुझ पर शक न करें थानेदार साहब। मेरे कहने का मकसद ये था कि बड़े खान साहब छोटी बीबी जी की अदाओं पर रीझ गए थे। इसे मर्दों के दिल को काबू करना आता है। जब वो साबरा बेगम के इंतकाल के बाद एक मालकिन की हैसियत से इस घर में आई तो छोटे खान साहब ने बहुत एहतजाज किया था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका एहतजाज दम तोड़ गया और वो छोटी बीबी के साथ बड़े सलूक से रहने लगे। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि छोटी बीबी ने अपनी अदाओं और हुनर से छोटे खान साहब को भी मुट्ठी में ले लिया था, वरना फिरदौस बीबी तो एक तवील अरसे तक बड़े खान साहब से रूठी रही थी। हत्ता कि खान साहब को भी खुद उसके पास जाकर उसे मनाना पड़ा था। वह रुककर अपनी सांस हमवार करने लगी, फिर कहा, बस जी इतनी ही बात है। वो इतनी सी बात कहकर खामोश हुई तो मैं गहरी सोच में डूब गया। या तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझ पर किस तरह अपनी बात को वाजे करे, या फिर वो दानिस्ता मुझसे कुछ छुपाना चाह रही थी। बहरहाल उसने शकीला और नादिर खां के हवाले से मुझे जो कुछ भी बताया मैंने उसे अपने जहन में महफूज कर लिया। मेरे लिए बस इतना ही इशारा काफ़ी था। बाकी मैं नादिर खां को कुरीद कर रही सही कसर पूरी कर लेता। उसी लम्हे बाहर किसी के कदमों की मखसूस आवाज़ उभरी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गुलाम हुसैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इस दौरान कमरे के अंदर किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा नहीं हुई थी, जिसका वाज़े मतलब ये था कि शकीला हनूज गहरी बेहोशी जैसी नींद में डूबी हुई थी। कदमों की चाप वलायत बीबी ने भी सुन ली थी। वो कुर्सी से उठते हुए बोली। उसके बोल मेरे अंदाजे की तस्दीक में थे। लगता है गुलाम हुसैन वापस आ गया है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, तुम शकीला वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाओ। उसने पलक झपकते में मेरे हुक्म की तामील की और हम एक मरतबा फिर पहले वाली पोजीशन में आ गए। जब गुलाम हुसैन हमारे करीब पहुंचा तो मैं वलायत बीबी से पूछ रहा था, वो बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगने वाला मामला क्या था? थानेदार साहब, वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, सोने से पहले रात को मैंने चाय पी ली थी, लिहाजा पेशाब की घर से मुझे नींद में उठना पड़ा। मैं अपने बाथरूम से फारिग होकर निकली और अभी बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि छोटी बीबी जी की तेज़ चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त गुलाम हुसैन बेखबर सो रहा था। मैं कमरे से निकलकर सेन में आ गई। और रात का आखिरी पहर था और बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था बीबी जी को क्या हो गया। मैं सेन में खड़ी अपने जहन को उलझा ही रही थी कि बीबी जी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो किसी नामुराद को कोस रही थी जिसने उनके बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी। वह रुकी, एक गहरी सांस ली और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भागकर उस बाथरूम के पास पहुंची जिसके अंदर से बीबी जी की गुस्सा भरी आवाज़ आई थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे का जायज़ा लिया और मुझे यह देखकर हैरत हुई कि बाहर की कुंडी तो खुली हुई थी। फिर बीबी जी को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दिया? मैंने उन्हें बताया कि कुंडी तो खुली है। उन्होंने बरहमी से कहा, फिर यह बदबख्त खुल क्यों नहीं रहा? मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वह दरवाजे के पीछे से हट जाएं, मैं बाहर से धक्का मारती हूँ। वो एक तरफ हटते हुए अंदर से बोली, लो मारो धक्का। मैंने धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गईं। यहाँ तक बताने के बाद वह लम्हे भर के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि एक मरतबा फिर उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार वो आग आग पुकार रही थी। इसके बाद वलायत बीबी ने मुझे बताया कि उसने किस तरह अपने खामंद को जगाया। फिर वो और उसका खामंद गुलाम हुसैन सीधे नादिर खां के पास पहुंचे, उसे सोते में से जगाया और इतला दी कि ऊपर वाली मंजिल में आग लग गई है। वो तीनों देखते ही देखते बालाई मंजिल पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। ये अलग बात कि उनकी इन कोशिश से पहले ही आग ने अपना काम कर दिखाया था। वलायत बीबी अपना बयान मुकम्मल करके खामोश हुई तो गुलाम हुसैन ने उसकी बयान करदा बातों की पुरजोर तायद की। इनमें से बहुत सारी बातें मुझे पहले ही नादिर खां की ज़ुबानी मालूम हो चुकी थी। गोया सिलसिला तफ्तीश कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। मैं चंद लम्हात तक गौर फिक्र करता रहा, फिर वलायत बीबी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है शकीला बाथरूम जाने के लिए कब ऊपर से आई थी? नहीं जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि वो बाथरूम के अंदर कितनी देर तक मौजूद रही थी? वाकई मुझे इस बारे में भी कोई इल्म नहीं, वह सादा से लहजे में बोली। मुझे तो उस वक्त पता चला कि वो बाथरूम में है जब उन्होंने दरवाज़ा पीटकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। हमारा बाथरूम और बीबी जी वाला बाथरूम ऐसे जाविये पर वाक़ई हैं कि एक बाथरूम के पास खड़े होकर दूसरा बाथरूम दिखाई नहीं देता, वरना जिस वक्त मैं अपने बाथरूम जा रही थी तो मुझे बीबी जी के बाथरूम का बंद दरवाज़ा और अंदर जलती हुई लाइट को देखकर पता चल जाता कि उस बाथरूम में कोई मौजूद है। वलायत बीबी की इस वजाहत में मुझे बड़ा वजन महसूस हुआ। वह तकनीकी एतबार से खुली हकीकत का इजहार कर रही थी। मैंने घूम फिर कर इस कोठी की बालाई और जेरी दोनों मंजिलों का बड़ी अच्छी तरह जायज़ा लिया। वाकई मुलाजमीन वाला बाथरूम और मालिकान के बाथरूम्स एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में वाक़ थे। शक तफ्तीश की बुनियाद है, इसके बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होता, मगर ख्वामखा का शक हमें गुमराह करता है और तफ्तीश की गाड़ी को गलत रुख पर डालकर मंजिल से दूर ले जाता है। दुरुस्त सिमत में तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे शक को बुनियाद बनाना चाहिए
जिसमें वाक़याती माकूलियत और शवाहदी मंतक ज़रूर मौजूद हो। आतिश ज़दगी वाला ये वाक़या मुझे एबनॉर्मल महसूस होता था। अब तक हालात वाक़यात को जिस अंदाज में मेरे सामने बयान किया गया था, उसकी रोशनी में मुझे नज़र आता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्या गड़बड़ है, यही मुझे तलाश करना था। इस कोठी में कुल 6 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से 2 को आग ने जलाकर कोयला बना दिया। उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी गई थीं। वो दोनों चूंकि जान हार गए थे, लिहाजा कहा जा सकता था आतिश ज़दगी के इस वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं होगा। कोई खुद को फना करने के लिए ख्वामखा इस किस्म की साजिश नहीं करता। बाकी बचते थे 4 अफराद, गुलाम हुसैन, उसकी बीवी वलायत बीबी, नादिर खान और उसकी छोटी अम्मी शकीला। गुलाम हुसैन और वलायत बीबी को भी मैंने देख लिया था। उनकी ज़ात शुकूक व शुबहात से बालातर नजर आती थी। वैसे भी उनके पास कोई ऐसा जवाज़ या वजह नहीं थी कि वो कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए कादिर खान और उसके मासूम बच्चे जिबरान खान को एक गहरी साजिश के तहत मौत के मुंह में धकेल देते। मेरे शक का दायरा फ़िलहाल शकीला और नादिर खान को अपने हिसार में बंद करने की कोशिश कर रहा था। नादिर खान से मैंने खासी तवील पूछगिछ की, लेकिन शकीला से बात करने का भी मौका नहीं मिल सका था। वो इस काबिल नहीं थी कि मैं उससे कोई सवाल जवाब करता। चुनाचे मुझे उसके होश हवास में आने का इंतज़ार करना था। एक सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में था। नादिर खान ने इस सिलसिले में जो वजाहत पेश की थी, मैं पूरी तरह उससे मुतमईन नहीं था। लिहाजा अपनी तसल्ली की खातिर मैंने वलायत बीबी और उसके खामंद गुलाम हुसैन से पूछ लिया, क्या आप लोग आतिश ज़दगी की तला पाते ही नादिर खान को बताने चले गए थे या फिर बाहमी सलाह मशवरे में कुछ वक्त ज़ाया किया था? नहीं जनाब, हमने 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया, गुलाम हुसैन ने जवाब दिया। जैसे ही वलायत ने मुझे जगाकर बताया कि ऊपर वाली मंजिल में आग लग गई है, मैं इसे साथ लेकर नादिर खान को बताने चला गया और उधर भी हमने एक लम्हा बर्बाद नहीं किया, वलायत ने बताया। दरवाज़ा खटखटाकर हमने नादिर खान को उठाया और फिर हम तीनों ऊपर वाली मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। टाइम की मैचिंग के सिलसिले में मैं जो गड़बड़ महसूस कर रहा था, उसका हिसाब नहीं मिल रहा था। मेरा जहन किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि एक शख्स को बाथरूम के मामला से निमटने के लिए जितना वक्त दरकार होता है, इसी मुद्दत में किसी कमरे में भड़कने वाली आग आनन फानन सब कुछ जलाकर हत्ता के 2 इंसानों को कोयला बनाकर रख सकती है। मैंने मुश्तरका तौर पर उन दोनों से सवाल किया, जब आप लोग नादिर खान को इस वाक़े की इतला देने गए थे तो वो फ़ौरन बेदार हो गया था या उसने उठने में देर लगाई थी? वलायत बीबी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, छोटे खां साहब को जगाने के लिए हमें काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। फिर कहीं जाकर उनकी आंख खुली थी। वो गहरी नींद से उठे थे और आंखें मलते हुए दरवाज़ा खुला था। हमने उन्हें ऊपर वाली मंजिल पर लगने वाली आग के बारे में बताया तो वो फ़ौरन हमारे साथ हो लिए। मैंने मानी खेज़ अंदाज में हुंकारा भरा और गहरी सोच में डूब गया। उसी वक्त नादिर खान किसी डॉक्टर को लेकर वापस आ गया। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद बेहोश पड़ी शकीला का तफसीली मुआयना किया। उसके अंदाज और हरकत और सकनात से मुझे यह अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वह एक तजुर्बाकार क्वालिफाइड डॉक्टर था। उसका नाम डॉक्टर कदीर मालूम हुआ। वो एक जानिबदार और पुरतासुर शख्सियत का मालिक था। 15-20 मिनट के बगौर चेकअप के बाद उसने माहिराना अंदाज में ऐलान कर दिया, ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तनफ्फुस नॉर्मल है, ताहम गहरी बेहोशी की सी कैफियत के दौरान सांस मध्यम हो गई है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। रास्ते में नादिर खान ने मुझे इस वाक़े के बारे में तफसीलन बताया है। मेरा ख्याल है इस सदमे ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। बहरहाल वो जुमला अधूरा छोड़कर अपने बैग की जाने बढ़ा। फिर मेडिकल इमरजेंसी बैग को खोलते हुए बोला, मैं इनको एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। नादिर खान ने तशवीश भरे लहजे में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी वैसी परेशानी वाली बात हो तो हम इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा, वैसे आपकी मर्जी है। ये होश में तो आ जाएंगी ना? वलायत बीबी ने दुख भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ ना। होश में आने के बाद दोबारा इनकी ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी? नादिर खान ने पूछा। डॉक्टर कदीर ने शकीला के बाजू में इंजेक्शन लगाने के बाद नादिर खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे उम्मीद तो यही है कि होश में आने के बाद ये संभली रहेंगी, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस घर में इतना बड़ा सानिया हुआ है कि अगर इन्हें वो सब कुछ याद आता रहा तो दोबारा भी इनकी हालत बिगड़ सकती है। शौहर और मासूम बच्चे की अलमनाक मौत से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। फिर सवालिया नज़र से हर एक के चेहरे को देखते हुए बोला, इन्हें किसी किस्म की कोई दवाई वगैरह भी दी गई है? उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैं इस तरारी अंदाज में डॉक्टर कदीर को तकने लगा। वलायत बीबी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो हमने कोई नहीं दी। इस जवाब से डॉक्टर के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। नादिर खान ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, डॉक्टर साहब, आप किस किस्म की दवाई की बात कर रहे हैं? नादिर खान ने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया था। मैं भी डॉक्टर से यही पूछने वाला था। डॉक्टर ने लम्हा भर गौर किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जैसे कोई नींद की गोली, कोई सुकून की दवा। नादिर खान ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कदीर, मैंने बराह रास्त डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शकीला की गहरी नींद या बेहोशी में किसी दवा वगैरह का भी दखल है? मैं वाज़े तौर पर या फिर दावे से तो कोई बात नहीं कह सकता थानेदार साहब।
वो मेरी आंखों में देखते हुए मुहज़्ज़ब मगर पेशा वराना अंदाज में बोला, लेकिन मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा मुझे बता रहे कि इस बेखबरी के पीछे किसी ख्वाब आवर दवा का हाथ भी हो सकता है। बहरहाल अपने प्यारों की अलमनाक मौत का सदमा तो अपनी जगह है ही। आखिरी जुमला डॉक्टर कदीर ने बड़े सरसरी अंदाज में अदा किया था, जैसे खाना पूरी के लिए कोई बात कह दी जाए, असल वाक़े के हवाले से उसकी कोई अहमियत या अफादियत ना हो। डॉक्टर के माहिराना इंकिशाफ ने मुझे एक नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया था। वलायत बीबी और नादिर खां इस बात से साफ इनकारी थे कि शकीला को किसी भी किस्म की कोई दवा दी गई थी। अगर वाकई ऐसी कोई बात होती तो उन्हें इनकार करने की क्या ज़रूरत थी। अब जाकर ध्यान शकीला की तरफ ही जाता था। अगर डॉक्टर कदीर का तजुर्बा और मुशाहिदा कोई गलती नहीं कर रहा था तो फिर पूरे वसूख से ये कहा जा सकता था शकीला ने अज खुद नींद की कोई गोली निगली होगी। मगर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में चकराने लगा। मैंने इसे अपनी याददाश्त के खाने में महफूज किया और डॉक्टर कदीर से पूछा, शकीला कब तक इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसका बयान कलमबंद कर सकूं? जैसा कि मैंने बताया है, इंजेक्शन लगने के 2-3 घंटे बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर ने जवाब दिया। नॉर्मल हो जाने का मतलब है ये गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगी। आप एहतियातन 4 घंटे के बाद इनका बयान ले सकते हैं। मैं पुरमाइनी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देने लगा। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है अब वो वापस जाना चाहता था, लिहाजा नादिर खान ने उसकी तकलीद की और डॉक्टर का इमरजेंसी बैग उठाते हुए बोला, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर आता हूँ। नादिर खान ने चूंकि जुमला मेरी जानिब देखते हुए अदा किया था, लिहाजा मैंने उसे जवाब भी दिया, मैं ASI नज़ाकत शाह की आमद तक यहाँ रुकूंगा, फिर थाने चला जाऊँगा। इंशाल्लाह शाम को दोबारा तुम्हारी छोटी अम्मी का बयान लेने आऊँगा। उस वक्त तक वो होश में आकर नॉर्मल हो चुकी होंगी। मैं लम्हा भर को रुका, फिर तंबीही अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे दोबारा बेहोश नहीं होने देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने डॉक्टर साहब की बात तो तवज्जो से सुनी है ना? उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। डॉक्टर ने बैरूनी दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इनके लिए अपने क्लिनिक से दवाई भी दूंगा। जब इन्हें होश आ जाए तो वो दवा खिला देना, इससे इनके हिसाब और दिलो दिमाग को खासी कुव्वत मिलेगी। इसके बाद नादिर खान डॉक्टर कदीर के साथ कोठी से रवाना हो गया। उसकी वापसी से पहले ही ASI अस्पताल से लौट आया था। चुनाचे में वलायत बीबी और गुलाम हुसैन को अपनी रवानगी के बारे में बताकर नज़ाकत शाह के साथ थाने आ गया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। मैं खाने और जोहर की नमाज से फारिग हुआ तो ऐसे ही नज़ाकत शाह मेरे कमरे में आ गया। फिर हमारे दरमियान आतिशज़दगी वाले वाक़े पर गुफ्तगू होने लगी। इस दौरान नज़ाकत शाह ने भी कादिर खां के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली थी, जिनमें से बहुत सारी बातें मुझे वलायत बीबी की ज़ुबानी पता चल चुकी थी। मसलन यही कि कादिर खां खासा रंगीन मजाज और शौकीन वाक़ हुआ था। वह बड़ी बाकायदगी से उस बाजार जाता था। उसे गाना सुनने और रकासाओं पर नोट निछावर करने का बहुत शौक था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दे रखा था, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत, सभी कुछ था उसके पास। ख़ास तौर पर जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो उसे नई नई सूझने लगती है। यहाँ उस दौलत का जिक्र हो रहा है जो इंसान की जायज़ और माकूल ज़रूरियात से ज़्यादा हो। ऐसी दौलत कुछ करने पर उकसाती है। आमतौर पर देखने में यह है कि इस किस्म की सूरत हाल में औरत का रुझान आराम, सुकून और ऐश की तरफ हो जाता है। वो कोई आलीशान घर खरीदना चाहती है और उस घर को दुनिया की महंगी तरीन अशिया से सजाना चाहती है। सबसे ज़्यादा तवज्जो उसकी अपनी ज़ात की तरफ होती है। वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया बनाने के लिए मेकअप, कीमती मलबूसात और बेशकदर ज्वेलरी का सहारा लेती है, जबकि मर्द इसके बिलक्स नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अयाशी और ऐश की तरफ जाते हैं। और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के हसूल की तगोदो में लग जाते हैं। अब ये उसके खमीर, ज़मीर और फितरत पर मुनहसिर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को अपने तसर्रुफ में लाने के लिए बाकायदा उनसे शादी करता है या इधर उधर टामक टोइयाँ मारता फिरता है। मुतवफ़ी ने इस हवाले से खासा मोतदिल रवैया अपनाया था। वो बुनियादी तौर पर सनतकार था। शहर के साइट एरिया में खान टेक्सटाइल्स के नाम से उसका एक कारखाना था, जहाँ पर बेड शीट्स, रुमाल और तौलिया तैयार होते थे। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बाजार हुस्न का चक्कर लगा लेता था। वहीं नगीना बाई के कोठे पर उसका दिल अटक कर रह गया। शकीला की अदाएं इस कदर भाईं कि वो खुद को उसकी मोहब्बत में सर से पांव तक जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। कोठे बहुत सोच समझकर आबाद किए जाते हैं। वहाँ बसने वाली हसीनाएं अपने नाजो अंदाज को फ़रोख्त करती हैं। ख़रीदार जेबें भरकर जीने चढ़ते हैं और वापसी में यही जीने उतरते हुए उनकी जेबें खाली होती हैं। इसके बावजूद वो दुखी अफसरदा नहीं होते। उन्हें कोई मलाल होता है और ना कोई एहसास ज़ियां कि वो वहाँ से बड़े मालो माल होकर रुखसत हो रहे होते हैं। उनके दिल सरशार और जहन मखमूर होते हैं और रवैये से यूं झलकता है जैसे वो वहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लूट कर ले जा रहे हैं। दर हकीकत वो लूट कर नहीं बल्कि लूट कर जा रहे होते हैं। लूटने वाले तो उनके जाते ही लूट के माल को गिनने में लग जाते हैं। बहरहाल ये फ़लसफ़ा खासा पेचीदा और टेढ़ा है। हर शख्स अपने जाविये से देखता और अपनी मर्जी का मतलब अखज़ कर लेता है। कादिर खां के अमल को इसलिए मोतदिल और माकूल कहा गया है कि वो बाकायदा शकीला से शादी करने के बाद उसे घर में बसाना चाहता था। वो भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार थी, लेकिन नगीना बाई कैसे इस बात पर तैयार होती
कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कादिर खान के हवाले कर दिया जाए। जब कादिर खान का असरार बहुत बढ़ गया तो वो मतलब की बात पर आ गई। खां साहब, आप जानते हैं ये हमारा रिज्क, रोज़गार, रोज़ी रोटी का वसीला है। अगर आप शकीला को ले जाओगे तो मेरा क्या बनेगा, ज़रा ये भी तो सोचें। मैं तुम्हारे बारे में पहले सोचूंगा, कादिर खान ने मजबूत लहजे में कहा। शकीला को यहाँ से ले जाते हुए मैं तुम्हारा हाथ भर दूंगा। बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 5,000 रुपये। नगीना बाई ने उसकी आंखों में देखते हुए शकीला की कीमत लगा दी। वो सस्ता ज़माना था, उस रकम को आजकल के 5 लाख तस्वुर कर लें। कादिर खान उसका मुतालबा सुनकर चौंक उठा और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नगीना बाई। नगीना बड़े मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराई और जवाबन पूछ लिया, क्यों खां साहब, क्या मैंने कुछ कम रकम बता दी? नहीं, बहुत ज़्यादा है ये। कादिर खान ने आंखें फैलाते हुए कहा, आप जैसे कदरदानों के दम कदम से ही तो मेरे कोठे का चूल्हा जलता है खान साहब। वो बड़ी लगावट से बोली, भला आप जैसी शख्सियत के लिए 5,000 क्या मायने रखते हैं? वो चंद लम्हात तक सोचती हुई नज़रों से नगीना को देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जानती हो 5,000 रुपये में कम से कम 5 शादियाँ बड़ी धूमधाम से हो जाती हैं, लेकिन उन 5 में एक भी मेरी शकीला जैसी नहीं होगी। नगीना बाई ने खास अंदाज में कहा, वैसे खां साहब कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, इस बाज़ार में और भी बहुत से कोठे आबाद हैं, हो सकता है किसी कोठे से आपको कोई सस्ता सौदा मिल जाए। नगीना बाई कादिर खां की ज़रूरत को अच्छी तरह समझ गई थी, लिहाजा उसकी नफ्सियात से खेलने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि कादिर खां के लिए 5,000 की अदायगी कोई बड़ा मसला हो। वो बुनियादी तौर पर चूंकि एक कारोबारी आदमी था, इसलिए अपनी आदत के मुताबिक बारगेनिंग कर रहा था। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, नगीना बाई तुम बड़ी जालिम औरत हो। 20-30 रुपये में खरीदी हुई चीज़ को 5,000 में फ़रोख्त करने की कोशिश करियो। मुनाफिक की कोई शरह भी होनी चाहिए। हम भी कारोबार करते हैं, आए दिन खरीदो फरोख्त से वाबस्ता हैं, लेकिन तुम तो कुंद छुरी से मुझे मोड़ने की कोशिश करियो। इतनी बेदर्दी से तो कोई कसाब भी जानवर की खाल नहीं उतारता। नगीना ने कादिर खां की बात पूरी तवज्जो से सुनी और मुस्कुराने लगी, फिर मोतदल लहजे में बोली, खां साहब आप जैसे बड़े लोगों को ऐसी हल्की बातें जेब नहीं देती। यह ठीक है मैं 20-30 और 40-50 में बच्ची हासिल करती हूँ, लेकिन उस वक्त ये बच्ची किसी पत्थर की मानिंद होती है, लिहाजा इसकी कीमत भी पत्थर वाली ही होती है। ज़रा इस बात को भी जहन में रखें खां साहब कि मैं किसी पत्थर को हीरा बनाने के लिए किस कदर मेहनत करती हूँ, और इन 10-12 साल में इसकी परवरिश, देख रेख और खलाई पिलाई पर कितना उठ जाता है। कम से कम 10 साल का हिसाब जोड़ने बैठ गए तो बात 5,000 से निकलकर लाखों तक जा पहुंचेगी खां साहब। कादिर खान ने बात को मुख्तसर करते हुए कहा, ज़्यादा बहसो मुबासे का कोई फ़ायदा नहीं नगीना बाई, बस 2,000 रुपये ठीक हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता खां साहब, वो बोली। सोच लो एक मरतबा फिर, कादिर खान ने कहा। नगीना बाई चूंकि कादिर खान की कमज़ोरी को भांप चुकी थी, लिहाजा उसने अपने मुतालबे में ज़रा सी लचक भी ना आने दी और अटल लहजे में अपना फ़ैसला सुनाते हुए बोली, खां साहब मैंने जो कहना था कह दिया है, सोचना और समझना बाप का काम है। कादिर खां गहरी सोच में डूब गए। इस सोच में तशवीश और परेशानी बाहम पैवस्त थी। वह शकीला के मामले में अपने दिल के हाथों मजबूर था और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, और ये भी जानता था नगीना का 5,000 का मुतालबा उस हर कीमत का अशरे अशीर भी नहीं था। औरत मर्द की कमज़ोरी से आगाह हो जाए तो उसे खुल खेलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन नाजुक लम्हात में नगीना बाई अपनी मर्जी का खेल खेल रही थी। कादिर खान ने नगीना बाई का मुतालबा पूरा कर दिया और शकीला उसकी हो गई। लगभग 6 माह तक कादिर खान ने अपनी दूसरी शादी को दुनिया वालों की निगाह से छुपाए रखा, लेकिन उसकी पहली बीवी साबरा बेगम को किसी तरह इस मामले की भनक पड़ गई। ये बात पूरे वसूख से नहीं कही जा सकती कि साबरा बेगम की पागलों जैसी जहनी हालत इस सदमे के बायस हुई थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब वो छत से गिरकर मौत को गले लगा बैठी तो कादिर खान ने शकीला को अपनी नई बीवी की हैसियत से घर में दाखिल कर लिया था। उसके इस अमल पर फिरदौस और नादिर खान ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल मंजूर इलाही को अपने साथ लिया और एक मरतबा फिर कादिर खान की कोठी वाक़या फरीद टाउन की जानिब रवाना हो गया। ASI नज़ाकत शाह किसी ज़रूरी काम में उलझा हुआ था, लिहाजा मैंने उसे थाने ही में रहने दिया। मुझे उम्मीद थी अब तक शकीला को होश आ चुका होगा और वो बाकायदा अपने हवास में होगी। कोठी में कदम रखते ही मुझे मालूम हुआ कि मेरी आमद बढ़ रही है। शकीला इस वक्त बयान देने के काबिल थी। इसके साथ ही मुझे ये इत्तला भी मिली कि नादिर खां की बहन इस्लामपुरा से वापस पहुंच गई है और उसकी शदीद ख्वाहिश है कि मैं शकीला की तरफ पढ़ने से पहले 2 बातें उससे ज़रूर कर लूँ। मैं एक अजीबोगरीब कशमकश में मुब्तला हो गया। इस वक्त हम कोठी की ज़ेरी मंजिल पर थे और नादिर खां मेरे करीब खड़ा था। उसी ने मुझे अपनी बहन फिरदौस की ख्वाहिश से आगाह किया था। इन लम्हात में नादिर खां मुझे खासा परेशान दिखाई दिया। परेशान तो वह सुबह भी था, लेकिन इस वक्त उसकी परेशानी में हद दर्जा उलझन और तजब्जुब भी मौजूद था। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए पूछ लिया, क्या बात है नादिर खां, तुम्हारी बहन फिरदौस मुझसे ऐसी कौन सी खास बात कहने वाली है? जनाब आपा फिरदौस ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, वो ज़िद होते हुए बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे चुप कराऊं। पहले ही कुछ कम परेशानी है जो उसने नया फड्डा डाल दिया है।
आखिर हुआ क्या है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में उसकी आंखों में देखा। क्या कह रही है तुम्हारी आपा फिरदौस? तुम उसे क्यों चुप कराना चाहते हो? वो कह रही है आतिश ज़दगी वाला ये वाक़या कोई इत्तफाकी हादसा नहीं। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा फिर? उसका ख्याल है अब्बा जी को बाकायदा एक साजिश के तहत हलाक किया गया। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। भाई तुम्हारी आपा तो बिल्कुल पुलिस वालों के अंदाज में सोचती हैं। उसके ख्याल में किसने गहरी साजिश करके कादिर खां और नन्हे जिब्रान को मौत के मुंह में धकेला है। इस केस में अचानक एक नया और दिलचस्प जाविया सामने आ गया था। ये शक मुझे भी था कि हालात वैसे पेश नहीं आए होंगे जैसा कि बयान किए जा रहे हैं। चलो कोई तो मेरा हम ख्याल भी सामने आया, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी था कि फिरदौस को आतिश ज़दगी वाला वो वाक़या कत्ल का मंसूबा क्यों नज़र आ रहा था। इसी मंजर को उजागर करने के लिए मैंने नादिर खान से वो सवाल किया। वो सटपटाते हुए लहजे में बोला, जनाब लगता है अम्मी जी की तरह आपा फिरदौस का दिमाग भी ख़राब हो गया है। पता है वो क्या कह रही हैं? मैं खामोश रहा तो उसने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया। वो कह रही है छोटी अम्मी शकीला ने अब्बा जी को जलाकर राख कर दिया है। मैंने एक मरतबा फिर गहरी और तवील सांस खारिज की, फिर पूछा, क्या तुम्हारी आपा के पास अपने इस दावे का कोई सबूत भी है? यही तो सबसे बड़ा मसला है जनाब। वो बोला, सबूत कोई नहीं है उसके पास, बस उसने एक ही रट लगाई हुई है। अल्लाह का शुक्र है उसकी आवाज़ अभी तक छोटी अम्मी के कानों तक नहीं पहुंची। बड़ी मुश्किल से तो वो संभली है। अगर उसने सुन लिया कि फिरदौस उसे कादिर खां और जिब्रान खां की कातिल ठहरा रही है तो दोबारा उसकी ज़हनी हालत पहले जैसी हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपा को कैसे समझाऊं। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। आपा ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उलझन और अबतरी की इन हालात में मैंने महसूस किया कि नादिर खां की हमदर्दियाँ पूरी तरह अपनी सौतेली माँ शकीला के साथ थीं। वो उसकी जहनी सेहत के हवाले से भी बहुत परेशान दिखाई देता था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में वलायत बीबी के कहे हुए अल्फाज घूम गए। छोटी बीबी जी तो बड़ी तेज़ और हुनर वाली है। बड़े खां साहब उसकी अदाओं पर रीझ गए थे। मर्दों को राम करना तो उसके उल्टे हाथ का खेल है। हो सकता है छोटे खां साहब को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। वलायत बीबी के इस तबसरे के तनाजुर में जहन लामहला ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं नादिर खां और शकीला के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक तो मौजूद नहीं जिसे मुआशरा अच्छी निगाह से ना देखता हो। मैं किसी सबूत और हक़ाइक़ के बगैर इस सोच और सवाल पर साध करने को तैयार नहीं था। मैंने सुबह से अब तक नादिर खां का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। वो सही मायनों में एक आफत गुजीदा मुसीबत ज़्यादा शख्स नज़र आता था। इस अचानक पड़ने वाली उफ्ताद ने उसकी ज़हनी सलाहियतों को मफलूज करके रख दिया था। कभी वह शकीला की हमायत में दिखाई देता और कभी उसकी मुखालफत में। लिहाजा किसी ठोस सबूत के बगैर उसके बारे में कोई हतमी राय कायम करना ठीक नहीं था। हालांकि शकीला और नादिर दोनों ही मेरी हिट लिस्ट पर थे। मैंने नादिर खान की उलझन को कम करने की गर्ज से कहा, ठीक है नादिर खां, मैं पहले तुम्हारी आपा फिरदौस ही से 2 बातें कर लेता हूँ। शकीला से बाद में मुलाकात कर लूँगा। ठीक है जनाब, मैं आपा को आपके पास यहीं ले आता हूँ। वह बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप भी उसे समझाने की कोशिश करें। घर में पहले ही सफ़े मातम बिछी है, ऊपर से कोई और नया तमाशा ना हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नादिर खां, मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए तायदी अंदाज में कहा। वो उठा और बैठक से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। इस वक्त मेरा जहन नहायत ही तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। आपा फिरदौस बहुत दूर की कौड़ी लाई थी, लेकिन मेरा जहन और दिल किसी भी तौर यह तस्लीम करने को तैयार ना था कि शकीला इतनी भी वैसी और संगदिल हो सकती है कि किसी भी मकसद के हसूल की खातिर वो अपने 2 साल के बेटे को अपने ही हाथों जलाकर कोयला बना दे। 2 मिनट बाद ही नादिर खां वापस आ गया। वो अपनी आपा को साथ लेकर आया था। फिरदौस ने मुझे सलाम किया और एक सोफे पर बैठ गई। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर दानिस्ता एक चाल चली। मैंने बारी बारी नादिर खां और कांस्टेबल मंजूर इलाही की तरफ देखा और कहा, मैं फिरदौस से तन्हाई में बात करना चाहूँगा। कांस्टेबल मंजूर इलाही एक लफ्ज़ अदा किए बगैर उठा और बैठक के दरवाजे की सिमत कदम बढ़ा दिए। वो ना सिर्फ ये कि मेरे इशारे को समझ गया था, बल्कि उसने इस इशारा नुमा हुक्म की तामील भी कर दी। अलबत्ता नादिर खां मुझे गहरे तजब्जुब में नजर आया। मैंने उससे पूछ लिया, कोई मसला है नादिर खां? वो जी, अगर मैं भी इधर ही रुक जाऊँ तो? वो बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो जल्दी से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। फिर कैसी बात है नादिर खां? मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। मैं तो घर का आदमी हूँ ना जी। वो अपनी बात की वजाहत में बोला। मैंने 2 टोक अंदाज में उस पर वाज़ेह कर दिया, नादिर खां मैं मानता हूँ तुम इस घर के सबसे ज़्यादा मजबूत सुतून, सबसे ज़्यादा अहम आदमी हो, लेकिन मेरा तफ्तीश का अपना एक अंदाज़ है। मैंने तुमसे भी अलहदगी में पूछगिछ की थी ना, उस वक्त हमारे सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। इसलिए ये बात जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हारी आपस से तन्हाई में बात करूंगा और इसके बाद तुम्हारी छोटी अम्मी से भी बिल्कुल अलहदगी में मुलाकात होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने बुरा सा मुंह बनाया जैसे उसे मेरी ये बात पसंद ना आई हो। ताहम वो बैठक से बाहर चला गया। उसके रवैये से एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे वो वहाँ मौजूद रहकर ये जानना चाहता हो कि उसकी आपा फिरदौस उसकी छोटी अम्मी शकीला के खिलाफ कौन सा जहर उगलने वाली है। बहरहाल मैंने इस ख्याल को जहन से झटकते हुए अपना रुए सुखन फिरदौस की जानिब फेर लिया। वो जल्दी से बोली,
थानेदार साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो नादिर को बाहर भेज दिया। वो बड़ा ही झल्ला है। शकीला ने पूरी तरह उसे बेकाबू बना रखा है। वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करी थी जैसे हमारे बीच पुरानी शनासाई हो। उसके अंदाज में झिझक नाम को नहीं थी। बहरहाल हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है। मुमकिन है फिरदौस का रवैया हर एक के साथ ऐसे ही बेबाक और झिझक से पाक हो। मैंने कोई जवाब देने से पहले बगौर उसका जायज़ा लिया। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अब वो 3 बच्चों की माँ थी। उसका शौहर खावर महमूद सब्जी मंडी का एक मारूफ आड़ती था। फिरदौस दरमियाने कद और जिस्म की मालिक थी, रंग गंदमी और नैन नक्श जाज़बे नज़र। वो अपनी आंखों से ज़्यादा तेज़ तरार और चालाक दिखाई नहीं देती थी। पेशानी से जाहिर होता था वो बहुत ज़्यादा बातूनी है और गुस्से के आलम में उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता। दिल में जो कुछ भी हो उसे ज़ुबान पर ले आती है। उसे किसी का खौफ नहीं, जिससे जो भी कहना चाहे बेधड़क कह डालती है। ऐसे लोग खुद को सच्चे और खरे समझते हैं, लेकिन आसपास के लोगों में उनका तासुर एक झगड़ालू इंसान की तरह होता है। मैंने उसकी नफ्सियात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई और राज़दानाना अंदाज में कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है फिरदौस, तुम्हारे ये भाई मुझे भी एकदम उल्लू का चरखा लगा है। वो खुश हो गई और इत्मीनान भरे लहजे में बोली, आप खासे तजुर्बाकार थानेदार हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को सही मायनों में समझ जाएंगे। मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने यकीन दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। बस तुम शुरू हो जाओ, वक्त कम है। और वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसने मुझे 4 साल पर मुहित एक सनसनीखेज दास्तान सुना डाली, जिसमें उसने शकीला के किरदार को किसी खूबसूरत कलेजा निकालकर खा जाने वाली डाइन से ताबीर किया था। उसके ख्याल में कादर अली खां जब से शकीला के चक्कर में पड़ा था, उनके घर को आफतों और मुसीबतों ने अपने घेरे में ले लिया था। सबसे पहले उनकी वालदा साबरा बेगम ने इस दर्जा सदमात उठाए कि उनका दिमाग ही उलट गया। बकौल फिरदौस, साबरा बेगम अपने शौहर और घर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चला कि उसका शौहर उसकी वफाओं का खून करके और ज़िंदगी भर के उसकी खिदमत और रियाजत को ठोकर मारकर किसी कोठे वाली का हो गया, तो उसका दिल एक छनाके से टूटकर उसके अंदर ही बिखर गया। इस कांच महल की किरचियों ने साबरा बेगम के एहसास को लहूलुहान कर दिया। उसने मुंह से आवाज़ तक ना निकाली और अंदर ही अंदर किसी मोमी शमा की मानंद घुलती रही। जब यह दुख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सबसे पहले उसके दिमाग ने साथ छोड़ा, फिर हवास भी जवाब दे गई। वो दीवानों की तरह पूरे घर में चकराती रहती और एक रोज़ इसी पागलपन में वो मकान की छत से गिरकर ज़िंदगी की बाजी हार गई। फिरदौस की बातों से मैंने महसूस किया कि वो अपने बाप को ही माँ की मौत का जिम्मेदार समझती थी। इसीलिए साबरा बेगम के इंतकाल के बाद जब कादिर खां शकीला को घर में ले आया तो सबसे ज़्यादा हंगामा भी फिरदौस ने ही मचाया था। उसने कादिर खां के साथ साथ अपनी सौतेली माँ को भी सुना डाली थी। बहरहाल शकीला की मुखालफत में बोलते हुए उसने मजीद बताया कि उसका छोटा भाई नादिर बिल्कुल बुद्धू है और ये कि शकीला ने उसे अपनी अदाओं से रिझाकर काठ का उल्लू बना रखा है। वो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है, उसके इशारों पर नाचता है। फिरदौस को इस बात का बड़ा गम था कि नादिर उसकी नहीं सुनता। अगर वो उसका साथ देने पर तैयार हो जाता तो वो दोनों मिलकर कादिर खां को मजबूर कर सकते थे कि वो शकीला को चलता कर दे। उसने नादिर को बेहिस और बेगैरत भी कहा, जो अपनी माँ की मौत को भी भूल बैठा था और एक ऐसी बाजारी औरत के साथ मिल गया था जो इस घर की तबाही की जिम्मेदार थी, वगैरह वगैरह। आखिर में फिरदौस ने बड़ी यकीनी लहजे में कहा, थानेदार साहब, मुझे पूरा यकीन है ये आग उसी औरत ने भड़काई होगी जिसमें मेरा बाप जलकर जिंदगी हार बैठा। आप उस बदकमाश औरत को फ़ौरन फांसी पर लटका दें। फिरदौस इन लम्हात में बेहद जज्बाती हो रही थी। वो जिस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रही थी उसमें बाप की मोहब्बत कम और सौतेली माँ से नफरत ज़्यादा झलकती थी। वो हर कीमत पर शकीला को इबरतनाक अंजाम से 2-4 कराना चाहती थी। मैंने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, फिरदौस, तुम एक बात को फरामोश किए बैठी हो। कौन सी बात थानेदार साहब? वो उलझन ज़्यादा नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुमने शकीला के हवाले से माजी की जो तवील दास्तान सुनाई है, मुमकिन है वो सब ठीक हो, तुमने हकीकत बयान की हो, तुम्हारी वालदा की मौत का सबब बिला वास्ता शकीला ही रही हो। लेकिन मैं फ़िलहाल इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ इतना कहूँगा कि आतिश ज़दगी के इस अफसोसनाक वाक़े में सिर्फ तुम्हारा बाप ही जलकर हलाक नहीं हुआ, उसका नन्ना बेटा जिब्रान भी उसी मूजी आग की खुराक बन गया है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि शकीला ही ने ख्वाबगाह में आग भड़काकर तुम्हारे बाप को मौत के घाट उतारे, तो फिर इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगी कि शकीला ने अपने मासूम बेटे को जिंदा क्यों जला दिया? इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ही क्या है? वो अजीब से अंदाज में हाथ नचाकर बोली, शकीला जैसी बाजारी औरतों से कुछ भी बैद नहीं, ये अपने मतलब की खातिर अजीज़ तरीन हस्ती को भी ख़त्म कर सकती हैं। और फिर वो तंज़ी अंदाज में बोली, इस बात की भी क्या गारंटी है कि? मायने खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर वो एकदम खामोश हो गई। उसकी नामुकम्मल बात को समझने के लिए मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और इसके साथ ही उसकी तरफ से मेरा दिल खट्टा हो गया। उसने इंतहाई नामाकूल और बेहुदा बात की थी। अपनी सौतेली माँ की दुश्मनी ने उसने बाप और भाई के मुंह पर कालक थोपने से भी कोई तकल्लुफ़ नहीं बरता था। उसकी यह हरकत मुझे सख्त नागवार गुजरी और मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, फिरदौस बेगम, क्या तुमने यही अहम बातें मुझसे करना थी?
तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, तो आपकी नज़र में ये बातें फजूल हैं? इस बात का फैसला तो मैं बाद में करूंगा कि क्या फजूल है और क्या मुफीद। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, फिलहाल तो तुम मुझे इतना बताओ कि अपने दावे के सबूत के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस दलील है? दावा? मैंने कौन सा दावा किया है? वह ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त खासी कमज़ोर है फिरदौस बेगम। मैं उस दावे की बात कर रहा हूँ जो तुमने अपनी सौतेली माँ के बारे में किया है कि उसने ख्वाबगाह में आग लगाकर तुम्हारे बाप को मौत के घाट उतारे। सबूत तो कोई नहीं है मेरे पास, वो बेपरवाही से बोली, लेकिन मुझे यकीन है ये कारिस्तानी उसी शैतान औरत की है। उसकी हट दर्मी को देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया और कहा, बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है फिरदौस बेगम। बफर्ज़ मुहाल मैं अगर तुम्हारी ज़ुबानी कलामी बात का यकीन भी कर लूँ तो इस अमर को अदालत में भी पेश करना होगा, और अदालत इंसानी जज्बात व एहसासात को कुछ नहीं समझती और ना ही लोगों के अंदाज़ों को कोई अहमियत देती है। वहाँ अपनी बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत फराहम करना पड़ते हैं। मेरा ख्याल है अब तो तुम मेरी बात समझ गई होगी। वो हार मानने के मूड में नज़र नहीं आती थी। ज़िद्दी लहजे में बोली, थानेदार साहब, आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं कहती हूँ यही औरत अब्बा जी की कातिल है। पहले इसने हमारी माँ को ख़त्म किया और अब बाप की भी जान ले ली। ये किसी मनहूस चुड़ैल से कम नहीं है। मैंने कहा, ठीक है फिरदौस बेगम, मैं इस मौजू पर तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले ज़रा तुम्हारी सौतेली माँ का बयान कलमबंद कर लूँ, और हाँ, इस दौरान तुम ये भी सोच लेना कि आखिर शकीला ने कौन सा फ़ायदा हासिल करने के लिए ये इंतहाई कदम उठाया होगा, क्योंकि कोई भी शख्स किसी गर्ज किसी मकसद के लिए इतना संगीन कदम नहीं उठाता। वो ऐसी नज़र से मुझे देखने लगी जैसे मैंने उसे बहुत मायूस किया हो। यह ठीक है कि मैंने नादिर खां और शकीला को सुरख दायरों में बंद कर रखा था। उनकी ज़ात शक व शुबे के हल्के में दिखाई देती थी, लेकिन बगैर किसी सबूत या सुराग के उन पर चढ़ दौड़ना सरासर ज़्यादती होती। मैं नादिर खां का इंटरव्यू कर चुका था और अब शकीला की बारी थी। बहुत सी बातें अभी तक जवाब तलब थी। शकीला का बयान लेने के बाद ही मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता था। यह भी मुमकिन था फिरदौस का दावा बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं तजुर्बे और मंतक की कसौटी पर रगड़े बगैर किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मैं नादिर खां की मैयत में शकीला के पास पहुंच गया। कमरे में शकीला के अलावा वलायत बीबी भी मौजूद थी, जो मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे नादिर खां ने आंखों ही आंखों में वलायत को इशारा किया और वह खड़े खड़े उल्टे कदमों कमरे से निकल गई। नादिर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए बोला, ये इस इलाके के थानेदार हैं, मलिक सफ्दर हयात साहब। मैंने आपको बताया था ना, ये शाम को आपका बयान लेने आएंगे। शकीला ने नहीफ आवाज़ में मुझे सलाम किया और कदरे सीधी होकर बैठ गई। मैंने शाइस्ता अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया और एक कुर्सी खींचकर उसके बेड के करीब ही बैठ गया। शकीला ने बेड की पुश्तगाह से टेक लगा रखी थी। उसने अपने जिस्म को घुटनों तक गर्म लिहाफ में छुपा रखा था, ताहम दोनों बाजू और चेहरा खुला हुआ था। उसने घुटनों पर दोनों टांगों को फोल्ड कर रखा था। उसके चेहरे पर नक्काहत झलकती थी, और ऐसा क्यों ना होता। वो जितने बड़े सदमे से गुजरी थी, बल्कि गुजर रही थी, वो किसी भी हट्टे कट्टे इंसान की जान निकालने के लिए काफ़ी था। मैंने दिन में भी शकीला के चेहरे की एक झलक देखी थी, लेकिन उस वक्त वो गहरी बेहोशी में थी और अब मैं उसे बड़े वाज़े अंदाज में देख रहा था। शकीला इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नज़र औरत थी। कादिर खान ने इसके हसूल के लिए 5,000 रुपये खर्च करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। कोई भी दिल वाला, कदरदान और साहिब हैसियत शख्स इसे पाने के लिए अपनी तमाम दौलत इसके कदमों पर निछावर कर सकता था। ताहम इन लम्हात में शकीला का हुस्न और शादाबी मांद पड़ गई थी। वो इंतहाई अफसरदा और मलौल दिखाई देती थी। यूँ महसूस होता था भरी बहार में खजाने उसे चाट डाला हो। वह बेवगी की दबीज चादर ओढ़े बैठी थी। नादिर खां अभी तक कमरे में मौजूद था। मैंने खंखार कर गला साफ किया और सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंख से झलकते इशारे को फ़ौरन से पेशतर समझ गया और बोला, थानेदार साहब, आप छोटी अम्मी का बयान ले लें, मैं उधर कमरे से बाहर मौजूद हूँ। अगर किसी मरहले पर मेरी ज़रूरत पेश आ जाए तो आप मुझे आवाज़ देकर बुला सकते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वो कमरे से निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया था कि वो कमरे में रुककर हमारी गुफ्तगू सुनने का ख्वाहिशमंद था। जैसे उसे खदशा हो कि उसकी गैर मौजूदगी में शकीला मुझसे कोई ऐसी बात ना कह दे जो उसके खिलाफ जाती हो। मैंने नादिर खान के इस रवैये को अपने जहन में महफूज कर लिया और शकीला की जानिब मुतवज्जा हो गया। सबसे पहले तो मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा। इसके बाद सुबह वाले अंदोहनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। फिर निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, शकीला बीबी, आतिश ज़दगी वाले इस वाक़े ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा कर रख दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनकी अभी तक कोई तौज़ीह नहीं हो सकी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उलझन को ज़रूर दूर कर दोगी। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मुझे लगता है अगर मैं बोलूँगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैंने गम के इस तूफ़ान को किस तरह अपने ऊपर झेल रखा है। लेकिन वो लम्हा भर को रुकी, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, आप पूछें क्या पूछना चाहती हैं। मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगी। हालांकि अब इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। पूछने और बताने के लिए बाकी क्या रह गया। जब कादिर खां और जबरू ही नहीं बचे तो। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आ गई और आंखों में नमी उतर आई।
उन लम्हात में शकीला मुझे कैसी दिलशकीस्ता और एहसाबज़दा औरत नजर आई जिसकी दुनिया लुट गई हो। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आया था। वो अपने शौहर और 2 साला बेटे जिब्रान को याद करके बेहद दुखी हो गई थी। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, शकीला, मैं तुम्हारे दिल और दिमाग पर तारी बोझ की शिद्दत को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर तुम बात करोगी तो इससे बड़ी हद तक तुम्हारा गुबार धुल जाएगा। लिहाजा पहले तो तुम निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताओ कि गुज़िश्ता रात उस कोठी की बालाई मंजिल पर क्या वाक़या पेश आया था। इसके बाद अगर मैं ज़रूरी समझूंगा तो तुमसे कोई और सवाल भी कर लूँगा। वो चंद लम्हात तक खामोशी से मुझे देखती रही। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आर पार तकने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ गया कि वो अपने बिखरे हुए जहन और मुंतशिर ख्यालात को यकजा करने की सही में मसरूफ़ थी। मैं उसके बोलने का मुंतज़िर रहा। थोड़ी देर के बाद उसने खोए खोए अंदाज में बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ से गहरी अफसुर्दगी झलकती थी। मुझे रात के आखिरी पहर बाथरूम जाने की हाजत महसूस हुई, लिहाजा मुझे नीचे आना पड़ा। ऊपर वाले बाथरूम में अभी पानी का सिस्टम बहाल नहीं हुआ, इसलिए हम भी नीचे वाला बाथरूम ही इस्तेमाल करते हैं। जब मैं वापस ऊपर आई तो उसने लम्हा भर को तवक्कुफ करके एक को खौफज़दा झुरझुरी ली और बात को आगे बढ़ाते हुए सरासीमा अंदाज में बोली, मैं जिस कमरे को अमना सुकून में छोड़कर गई थी वो किसी तनूर की मानिंद दहका हुआ था। मुझे हर तरफ आग ही आग नजर आई और उस आग के अंदर कादिर खां और जबरू। उसकी आवाज़ रुंध गई। फिर क्या हुआ था? मैंने उसकी हिम्मत बंधाते हुए पूछा। वो रूहान सी आवाज़ में बोली, ये क़यामत खेज़ मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बचाने के लिए क्या करूं। आग बड़ी बेदर्दी से उन्हें निगलती जा रही थी। खुद को बेबस और लाचार पाकर मैं कमरे से बाहर दौड़ गई और वहीं खड़े खड़े मैंने आग आग चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पुकार पर वलायत सामने आई और मैंने उसे बताया कि हमारे कमरे में आग भड़क उठी है। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होता रहा। नादिर, गुलाम हुसैन और वलायत बीबी कब ऊपर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने के सिलसिले में क्या कोशिशें की, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे किस तरह नीचे वाली मंजिल पर पहुंचाया। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई तो मैं शशोपंज में पड़ गया। उसने वाकई मुख्तसर हालात में बयान दिया था और शकीला के इस बयान में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरी मालूमात में इजाफे का बायस बनती। लिहाजा मैं शकीला की तरफ मुतवज्जा हुआ। शकीला बीबी, मैंने उसे मुखातिब किया। आतिश ज़दा ख्वाबगाह में मुझे घी वाला एक सेर का खाली डिब्बा नजर आया था। आग ने उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। क्या तुम बता सकती हो बनास्पति घी वाला वह डिब्बा किस मकसद से वहां रखा गया था? उसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा, फिर ताज्जुब से बोली, घी वाले किसी खाली डिब्बे का हमारे कमरे में क्या काम? नहीं जनाब, आप जिस डिब्बे का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। हमारे घर में तो 5 सेर घी वाला डिब्बा आता है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, यानी तुम ये कहना चाहती हो कि 1 सेर वाला डिब्बा कभी इस घर में आया ही नहीं? नहीं जी, वो 2 टोक अंदाज में बोली, ना खाली और ना ही घी से भरा हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। जब इस घर में बनास्पति घी वाला 1 सेर का डिब्बा कभी आया ही नहीं तो फिर वह तुम्हारी ख्वाबगाह में कैसे पहुंच गया? किसने उसे वहां पहुंचाया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। थानेदार साहब वो उलझन भरी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोली। फिर पूछा, क्या आपने उस डिब्बे के बारे में नादिर खां से पूछा था? हाँ पूछा था, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी तरह उसने भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। बहरहाल तुम चाहो तो मैं तुम्हें ख्वाबगाह में मौजूदा आफत ज़्यादा डिब्बा दिखा सकता हूँ। शकीला ने मज़कूरा डिब्बे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही सिरे से इनकार किया, बस मुज़महिल अंदाज में मुझे देखती चली गई। मैंने जाए वकुआ की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतासरा ख्वाबगाह को बंद करके दरवाजे पर सरकारी ताला लगा दिया था। नादिर को वह डिब्बा दिखाने भी मैं अपने साथ लेकर गया था। उस ताले की चाबी इस वक्त भी मेरी जेब में थी। मैंने शकीला से एक निहायत ही अहम सवाल किया, तुम जानती ही होगी कि पिछले दिनों नादिर खां का तलाई लॉकेट गुम हो गया था? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये बात मेरे इल्म में तो नहीं है, कब खोया था उसका लॉकेट? शकीला के सतमी जवाब ने मुझे चौंका कर रख दिया। वो एक नई और खिलाफे तवक्को बात कर रही थी। मैं तो ये समझ रहा था कि वह लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में जानती होगी और मैं उसे बताऊंगा कि वह गुमशुदा तलाई लॉकेट भी उसी ख्वाबगाह से मिला है जहां सफ़ाक आग ने 2 जीते जागते इंसानों को जलाकर कोयला बना डाला। मगर उसने तो कहानी ही उलट कर रख दी। ये कैसे मुमकिन था कि उसे लॉकेट की गुमशुदगी का इल्म ना हो? मैंने उसके जहन की बात को सामने लाने की गर्ज से सवाल किया। शकीला, तुम बड़ी अजीब बात कर रही हो। नादिर ने खुद मुझे अपने लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में बताया और जब उसे पता चला कि उसका खोया हुआ लॉकेट मुझे तुम्हारी ख्वाबगाह से मिला है तो वो बहुत हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि वो लॉकेट वहां कैसे पहुंच गया। मैं भला उसके सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे कह दिया कि तुमसे पूछने के बाद बताऊंगा और तुम तो सिरे से ही उस लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। हैरत है, एक चीज़ की सबको खबर है और सिर्फ तुम ही लाइलम हो, ये कैसे हो सकता है? मैं वाकई नादिर खां की लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। वो गहरी संजीदगी से बोली, क्या नादिर ने दावा किया है कि उसने मुझे अपने लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में बताया था?
अगर ऐसी बात है तो आप उसे मेरे सामने लेकर आएं। शकीला के लहजे को देखते हुए मैं सोच में पड़ गया। नादिर ने मुझे बताया था कि उसने छोटी अम्मी और अब्बा जी को अपने लॉकेट की गुमशुदगी से आगाह किया था। शकीला ने फौरन फतवा जारी कर दिया कि वह लॉकेट घर से बाहर कहीं खो गया होगा और अब यही शकीला लॉकेट की गुमशुदगी से लाइल्मी जाहिर कर रही थी, बल्कि नादिर से सामना करने को कह रही थी। मैंने एक चाल चलते हुए बात को थोड़ा घुमा दिया। मैंने उससे कहा, नादिर ने ऐसा कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस वाक़े का सारे घर को पता है, तुम्हारे दोनों मुलाजमीन वलायत बीबी और गुलाम हुसैन उस लॉकेट को तलाश करते रहे हैं, उससे तुम बेखबर क्यों हो? नादिर ने मुझे यह भी बताया कि मुतवफ़ी कादिर खान ने उससे कहा था, जाने वाली शय का गम ना करो, मैं तुम्हें ऐसा ही दूसरा नया लॉकेट दिला दूंगा। हो सकता है बाप बेटे में ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन मैं इससे कतई लाइलम हूँ, वह ठोस लहजे में बोली। दरअसल मैं नादिर के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हूँ। आखिरी जुमला शकीला ने कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया जैसे वह नादिर खां से खुश ना हो। आखिरी जुमले की रोशनी में मैंने उससे पूछ लिया, क्यों, इसकी कोई ख़ास वजह? नादिर खासा अक्खड़ और गुस्से वाला है। वह बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। मैंने तो उसके रवैये और अंदाज में ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में कहा, वो तो तुम्हारे लिए खासा परेशान दिखाई देता है, ये महज उसकी अदाकारी है। वो नापसंदीदा लहजे में बोली, वो किसी मीठी छुरी से कम नहीं। ऐसे लोगों के लिए मीसना का लफ्ज़ ज़्यादा मौजू होता है। वह नफ़रत अमेज़ अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ सैयार के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत और हमदर्दी है। फिरदौस की तरह ये भी मुझे अपनी माँ की कातिल समझता है। बस दोनों में इतना सा फ़र्क है कि फिरदौस पटा हुआ ढोल है और नादिर मीठी छुरी। फिरदौस की दोस्ती और दुश्मनी बिल्कुल खुली नजर आती है और ये शैतान ऊपर से मीठा बनकर अंदर से जड़ें काटता है। मैंने दुनिया देख रखी है, सब जानती हूँ, मैं एक एक को पहचानती हूँ। मैं हैरत भरी नज़रों से शकीला को देखता चला गया। सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज बात यह थी कि इन लम्हात में वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। मैंने उसे बेइंतहा संजीदा पाया। थोड़ी देर पहले उसने बड़े एतमाद से कहा था कि मैं नादिर खां को उसके सामने लाऊं। अब उसका एतमाद समझ में आ रहा था। उसने अभी नादिर खां के लिए अपने जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया था, उसकी रोशनी में बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था कि ना सिर्फ ये कि नादिर खां की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकती थी, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती थी। तो फिर नादिर खां किन हवाओं में था? इस सवाल ने मेरे ज़हन को उलझा दिया। मैंने शकीला की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, इसका मतलब है नादिर ने लॉकेट के हवाले से मुझे झूठ बोला है। कैसा झूठ? वह तजस्सुस भरी नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने वजाहत कर दी और कहा, लेकिन मैं महसूस करता हूँ फ़िलहाल किसी किस्म का सामना करने की ज़रूरत नहीं, आगे चलकर देखेंगे। मैं तो तैयार हूँ, वो खासी बहादुरी से बोली। आगे आपकी मर्जी थानेदार साहब। मैंने सवालात के ज़ाविये को थोड़ा तब्दील करते हुए उससे पूछा, शकीला बीबी, ज़रा अच्छी तरह सोच कर तुम मुझे बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम लोग कितने बजे सोने की घर से ख्वाबगाह में दाखिल हुए थे? रात का खाना हमने नीचे ही खाया था, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। फिर ऊपर आ गए थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम रात 9 बजे अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए थे। यानी हमसे आपकी मुराद है तुम, कादिर खां और नन्ना जिब्रान? जी हाँ, हम तीनों, उसने तायदी अंदाज में कहा। क्या तुम लोग ऊपर पहुँचते ही सो गए थे? जिब्रान तो नीचे ही सो गया था, मैं उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर लाई थी। मेरे सवाल के जवाब में शकीला ने बताया, मैं और खान साहब लगभग 10 बजे सोए होंगे। मुझे पता चला है नन्ना जिब्रान आप दोनों से अलग एक छोटी सी खटोला नुमा चारपाई पर सोता है। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या कल रात भी तुम लोग इसी अंदाज में अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे? जी हाँ, मैं और खान साहब बड़े पलंग पर सोए थे, उसने बताया, और जबरू अपने खटोले पर वह खटोला मैं अपनी साइड पर रखती हूँ और रात में थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ बढ़ाकर मैं उसे चेक करती रहती हूँ। मैंने सुन रखा है अगर बच्चों को लहदा सोने की आदत डाली जाए तो उनमें एतमाद पैदा होता है। ये एक तवील बहस और मगरिब का फ़लसफ़ा है। मैंने शकीला से पूछा, तुम गुज़िश्ता रात बाथरूम जाने के लिए बालाई मंजिल से ज़ेरी मंजिल पर पहुंची थी। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुम कितने बजे अपनी ख्वाबगाह से निकली थी? उस वक्त रात के 3 बजे थे, शकीला ने ठोस अंदाज में जवाब दिया। मैंने पूछा, जब तुम अपनी ख्वाबगाह से निकल रही थी तो क्या तुमने कादिर खां और जिब्रान को चेक किया था? मेरा मतलब है तुम उन्हें किस पोजीशन में छोड़कर गई थी? मैं कादिर खां के पास से उठी थी, वो उस वक्त गहरी नींद में था, शकीला ने जवाब दिया। नन्ना जबरू भी बड़े मज़े से सो रहा था। मैंने इस ख्याल के तहत जबरू को खटोले पर से उठाकर अपनी जगह पर डाल दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर उसकी आंख खुल गई तो वो खुद को तनहा महसूस ना करे। कादिर खां का लम्स पाती वो समझ जाए कि कोई उसके आसपास मौजूद है। बस फिर मैं कमरे से निकलकर नीचे वाली मंजिल की तरफ आ गई थी और जब मैं वापस पहुंची तो उसने खौफजदा अंदाज में एक झुरझुरी ली और खामोश हो गई। मैं समझ गया कि उसके तस्वुर में जलते हुए कमरे का हलाकत खेज मंजर घूम गया होगा। मैंने उसके खामोश होने पर पूछा, शकीला बीबी, ये बड़ी अजीब बात नहीं कि जब तुम अपनी ख्वाबगाह से निकली तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब वापस आई तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था? क्या तुमने बाथरूम में कोई घंटा भर गुजारा था? ये बात नहीं है थानेदार साहब, वो वजाहत करने वाले अंदाज में बोली।
मैं तो कम से कम वक्त के लिए नीचे उतरी थी और इरादा यही था कि जबरू को ज़्यादा देर तक तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैंने सोचा था बस आना जाना ही करूंगी। इसी जल्दबाजी और अफरा तफरी में मैं अपनी स्लीपर की बजाय खान साहब की सोफ्टी पाँव में फंसाकर कमरे से निकल खड़ी हुई थी। मेरी स्लीपर पलंग के नीचे कहीं इधर उधर हो गई थी और मैं उसे ढूंढने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। ये देखें खान साहब की सोफ्टी। उसने अपनी बात को रोककर कमरे के फर्श की जानिब इशारा किया। मैंने उसके इशारे की तरफ देखा तो वहां मुझे मर्दाना चप्पल नजर आ गई। मखसूस किस्म की वह मर्दाना चप्पल उन दिनों नई नई मुतारिफ हुई थी। अपनी नरमी और आरामदही के बायस वह सोफ्टी के नाम से मशहूर हो गई थी। मैंने मज़कूरा चप्पल को देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई तो शकीला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस वक्त से यही सोफ्टी मेरे पाँव में है। मैं जब बाथरूम से फारिग होने के बाद वापस अपने कमरे में पहुंची तो वहां की हर शय के साथ ही मेरी स्लीपर भी रिज़्क़ की आतिश बन चुकी थी। खैर, तो मैं आपको बता रही थी। वो लम्हा भर को रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, मैं तो चंद मिनट का सोचकर बाथरूम गई थी, मगर वहां पहुंचकर एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। मैंने कादिर खां वाली सोफ्टी को बाथरूम के दरवाजे के बाहर छोड़कर बाथरूम के इस्तकबाल के लिए मखसूस चप्पल पाँव में फंसा ली थी। मैंने फारिग होने के बाद जब बाथरूम से बाहर निकलना चाहा तो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे बाहर से किसी ने उसे कुंडी लगा दी हो। इसके बाद शकीला ने वो पूरा वाक़या तफसील से बयान किया जो नादिर खां और वलायत बीबी की ज़ुबानी फ़र्दन मुझ तक रसाई हासिल कर चुका था। आखिर में उसने कहा, थानेदार साहब, मैंने बाथरूम में घंटा भर तो नहीं गुजारा, लेकिन मेरा ख्याल है सूरत हाल से निमटने के लिए 20-25 मिनट तो लगे ही होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा समझ सकती हैं। आधा घंटा? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर पुरसोच अंदाज में कहा, हाँ, ये इतना वक्त है कि तेज़ी से भड़कने वाली आग इस मुद्दत में इंसानी जानों को जलाकर कोयला बना सकती है, मगर इस सूरत में भी चंद अहम सवालात सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। मैं अभी तक उन सवालात के जवाब हासिल नहीं कर सका हूँ। शकीला बीबी, मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में तुम ज़रूर मेरी मदद करोगी। कौन से अहम सवालात थानेदार साहब? वो उलझन आमेज अंदाज में मुझे तकने लगी। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, नंबर 1, अचानक ख्वाबगाह में ऐसी खतरनाक आग क्यों कर भड़क उठी? नंबर 2, अगर किसी भी तरह आग लग ही गई थी तो वो दोनों खामोश पड़े उसमें जलते क्यों रहे? जबरू तो अभी अपने हाथ पांव का नहीं हुआ था, लेकिन कादिर खां तो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकता था। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उसे पता ही ना चलो कि कमरे में जहन्नुमी आग भड़क उठी है। ये उसी सूरत मुमकिन था जब वो ऐसी हालत में हो कि हाथ पांव हिलाने की शक्कत भी ना रखता हो। नंबर 3, नादिर खान का तलाई लॉकेट जाए हादसा से क्यों मिला? और नंबर 4, बनस्पति घी वाला एक सेर का डिब्बा तुम्हारी ख्वाबगाह में क्या कर रहा था? मैं लम्हा भर को सांस लेने की गर्ज से रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर इन तमाम सवालों के जवाब मुझे मिल जाएं तो मैं पलक झपकते में किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। तो मेरी बात समझ रही हो ना शकीला बीबी? उसने मुझे देखा, एक गहरी सांस खारिज की, फिर नक्काहत भरी बोझल सी आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, लॉकेट का मालिक नादिर खां है, लिहाजा ये सवाल तो आप उसी से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं लॉकेट की गुमशुदगी के बारे में अपनी लाइल्मी जाहिर कर चुकी हूँ। घी वाले खाली डिब्बे के बारे में भी कुछ नहीं जानती। कादिर खां ने अपनी जान बचाने के लिए कोई अमली कोशिश क्यों नहीं की? इस बात पर मुझे भी शदीद हैरत हो रही है। उस वक्त तो मेरा दिमाग ही उल्टा हुआ था, लिहाजा मैं इस हवाले से सोच ना सकी। अब आपने इस जानिब तवज्जो दिलाई है तो मेरा जहन वाकई उलझने लगा है कि कादिर खां ने चुप चुपाते मौत को कैसे गले लगा लिया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आग कैसे लगी, तो इस सिलसिले में मैं वसूख से तो कोई बात नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरा ध्यान कोयलों वाली अंगीठी की तरफ जा रहा है। हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में कादिर खां ने करवट बदल लियो और लिहाफ का कोई कोना देखती हुई अंगीठी में जा गिरा हो। बहरहाल ये मेरा अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है। वो खामोश हुई तो मैं शशोपंज में पड़ गया। शकीला ने आतिश ज़दगी के हवाले से जो अंदाज़ा लगाया था वह नुक्ता मेरे ज़हन में भी था, और इसके साथ ही बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लगने वाली कुंडी का मामला भी मुझे उलझा रहा था। शकीला का दावा था उसने हर कोशिश करके देख ली थी मगर दरवाज़ा नहीं खुल सका, जिसे उसने यही नतीजा अखज़ किया कि किसी बदबख्त ने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दिया। कुंडी खुलवाने के लिए उसने अपनी मुलाजमा वलायत बीबी को पुकारा, लेकिन वलायत बीबी का बयान यह था कि बाथरूम के दरवाजे की बैरूनी कुंडी सिरे से बंद ही नहीं थी। इस सिचुएशन में मेरा ध्यान इस बात की तरफ जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने वाकई दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दियो और बाद अज़ां शकीला के शोर मचाने पर वलायत बीबी के वहां पहुंचने से पहले वो कुंडी खोल दियो। ऐसा सिर्फ वही शख्स कर सकता था जो शकीला को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बाथरूम के अंदर बंद रखने का ख्वाहिशमंद हो, ताकि उसकी वापसी से पहले ख्वाबगाह का किस्सा पाक हो जाए। यह वही शख्स कर सकता था जिसने ख्वाबगाह में आग भड़काई हो। इस घर में जेरी मंजिल पर सिर्फ 3 अफराद रहते थे, यानी गुलाम हुसैन, वलायत बीबी और नादिर खां। गुलाम हुसैन और वलायत बीबी किसी भी पहलू से इस मामले में मुलविस दिखाई नहीं देते थे। अब आ जाकर नादिर खां ही बाकी बचता था। शकीला ने नादिर खां के हवाले से अपने जिन ख्यालात का इजहार किया था उनकी रोशनी में वो शकीला का दुश्मन ठहरता था। वो भी उसे सख्त नापसंद करती थी। फिर लॉकेट की गुमशुदगी और बाजियाबी का मामला भी खासा उलझ कर रह गया था। दोनों माँ बेटे के बयानात में गहरा तजाद पाया जाता था। उन लम्हात में मेरा जहन ये सोचने पर मजबूर था, तो क्या ये आग नादिर खां ने लगाई हुई थी?
ये एक ख़तरनाक सवाल था। नादिर खां की ज़ात शक व शुबे से चूंकि पाक नहीं थी, लिहाजा मैं इस जाविये पर आगे आगे सोचता चला गया और अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। मैंने शकीला से पूछ लिया। मैंने ज़ेरी मंजिल का सरसरी जायज़ा लिया है। इसके अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने के लिए एक तो सामने का रास्ता है, क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता मौजूद है? वो अपनी पेशानी को हाथ की मदद से दबाते हुए बोली। कोठी के अकबी हिस्से में घास वाला लॉन है और अकबी दीवार के साथ साथ फूलदार पौधे भी लगे हुए हैं। उस सिमत से भी एक रास्ता अंदर को जाता है। वो लम्हा भर को रुकी। लिहाफ के अंदर उसने बड़ी मुश्किल से पहलू बदला तो चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो गए। फिर कमज़ोर सी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, थानेदार साहब, मैंने कानूनी तकाज़े और अपना फ़र्ज़ समझते हुए आपसे इतनी लंबी गुफ्तगू कर ली थी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं अंदर बाहर से किस कदर टूट चुकी हूँ। मैं मज़ीद किसी बयान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया है और दिल का जो हाल उसे बयान करने की हिम्मत है और ना सकत। देखते ही देखते मेरे सीने में एक कब्रिस्तान आबाद हो गया है। लिहाजा मैं आपसे माजरत वो जुमला अधूरा छोड़कर बाकायदा हाँफने लगी। मैंने उसकी हालत के पेश नज़र जल्दी से कहा, बस मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम आराम करना, मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। वो मुझे देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने इस आने के बाद कोई दवा वगैरह खाई थी? कैसी दवा? उसने चौंके हुए लहजे में पूछा। मैंने कहा, नींद की कोई गोली वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतना होश कहाँ था कि मैं अपने बारे में कुछ सोच सकती। मुझ पर जो क़यामत गुजर गई थी उसने तो जैसे मुझे मौत के धाने पर ला खड़ा किया था। मैंने शकीला को फारिग कर दिया और कमरे से बाहर निकल आया। सबसे पहले नादिर खां से सामना हुआ। वो काफ़ी देर से मेरा मुंतज़िर बैठा था। छूटते ही उसने पूछ लिया, थानेदार साहब, कुछ पता चला? उसके इस सवाल ने मुझे सुलगा कर रख दिया। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, क्या पता चलना था? वो जी यही कि वो गड़बड़ा गया कि आग किसने लगाई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे पता चल गया कि ऊपर वाली ख्वाबगाह में आग कैसे भड़की थी, लेकिन तुम्हें इस बात की तफसील जानने के लिए कल तक इंतजार करना होगा। ये क्या बात हुई? वो खफकी आमेज अंदाज में बोला। तुम कल सुबह थाने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर खासे राजदाराना अंदाज में कहा। यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं। तुमने सुना तो होगा, दीवारों के भी कान होते हैं और इन्हीं दीवारों के पीछे तुम्हारी सौतेली माँ शकीला भी मौजूद है। मैंने उसे फ़िलहाल टालने के लिए बात कह दी थी। वो गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया जनाब। इस मर्तबा नादिर का रवैया पहले से काफ़ी मुख्तलिफ था। वह अब तक मुझे शकीला की हमायत करता दिखाई दिया था, लेकिन अब उसकी गर्दन की हरकत कुछ और बता रही थी। अंदर कमरे में शकीला ने नादिर खां के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इन सौतेले माँ बेटे के बीच कोई गड़बड़ हो गई है। मैं कांस्टेबल मंजूर इलाही के साथ उस कोठी से रुखसत होने लगा तो आपा फिरदौस कहीं से निकलकर अचानक मेरे सामने आ गई। मुझसे नजरें चार हुई तो उसने पूछा, अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया होगा थानेदार साहब। कौन सी बात? मैंने दानिस्ता अनजान बनते हुए कहा। वही जनाब कि हमारी सौतेली माँ ने अब्बा जी को जलाकर राख किया है। मैंने इस जज्बाती औरत की तसल्ली की खातिर कह दिया। उसने इकरार तो नहीं किया, हालांकि मैंने उससे पूछा भी था। वो इतनी सीधी नहीं है कि अपनी जुबान से इकरार कर ले। फिरदौस ने नफरत आमेज अंदाज में कहा, आप उसे थाने में बंद करके थोड़ी सख्ती करें तो वो सब कुछ बक देगी। उसका ये जारहाना अंदाज मुझे पसंद न आया। वो इतने वसूख से बात करी थी जैसे उसने खुद अपनी आंखों से शकीला को वो जुर्म करते देखा हो। मैंने मुअतदिल लहजे में उससे पूछा, फिरदौस बेगम, थानेदार तुम हो या मैं? ज़ाहिर थानेदार तो आप ही हैं जनाब, वो गड़बड़ा कर बोली। तो फिर थानेदारी भी तुम मुझे ही करने दो, मैंने कदरे बरहम लहजे में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस वक्त मुझे क्या करना है, मेरी बात समझ रही हो ना? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। मैं उसकी निगाह का मतलब नहीं समझ सका, इसलिए उलझ कर रह गया। लेकिन जब वो बोली तो उसकी आंखों में मौजूद हैरत और बेयकीनी के तासरात को गोया जुबान मिल गई। उसने अजीब से अंदाज में हाथ नचाते हुए कहा, थानेदार जी, लगता है उस जादूगरनी ने आप पर भी कोई तीर चला दिया है। जादूगरनी से उसकी मुराद यकीनन शकीला ही थी। मैंने फिरदौस के तबसरे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और कांस्टेबल के हमरा थाने की जानिब रवाना हो गया। अगले रोज़ दोपहर से थोड़ा पहले नादिर खान मेरे पास थाने आया और मुझसे कल वाली बात के बारे में पूछने लगा। मैंने गुज़िश्ता रात उससे वादा किया था, थाने आओगे तो तुम्हें कोई अहम बात बताऊंगा। उसकी बेताबी काबिल-ए-दीद थी। मैं चंद लम्हा तक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में उसे उसके बारे में उसकी सौतेली माँ के ख्यालात से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो एकदम बरहम हो गया। फिर उसीले लहजे में बोला, ये कोठे वालियाँ किसी की नहीं होती। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा इसका ख्याल रखा और वो मेरे बारे में ऐसी बातें करती है। अब्बा जी जिंदा होते तो मैं उनकी गवाही पेश करता कि मैंने उनके सामने अपने गुमशुदा लॉकेट का तज़किरा किया था या नहीं, और इस मौका पर शकीला ने जो तबसरा किया था वो भी आपको पता चल जाता। लेकिन अफसोस के वो दोनों हाथ मलते हुए बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अचानक उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां छूटने लगीं। ये औरत इस केस में मुझे फंसाने का प्रोग्राम बनाए बैठी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या शकीला ने मेरे बारे में आपसे ऐसी कोई बात की है? मेरा मतलब है मुझे आतिशज़दगी वाले मामले में मुलविस करने की बात। उसने ऐसा कुछ नहीं किया नादिर खां, मैंने डांट आमेज लहजे में कहा। और तुम जा कहाँ रहे हो? आराम से इधर बैठ कर बात करो। वो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करने के बाद कुर्सी पर बैठ गया।
यूँ महसूस होता था जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके रवैये में नमूदार होने वाली इस अचानक तब्दीली ने मुझे खटकने पर मजबूर कर दिया। या तो उसका वो इश्तियाल मसनूई था और या फिर वो अब मुतमईन नजर आने की अदाकारी कर रहा था। मैं चंद लम्हात तक टटोलने वाली नज़र से उसे तकता रहा और इससे पहले कि मैं उसे किसी नए जाविये से घिसने का आगाज़ करता, मुझे बताया गया कि सरकारी अस्पताल से कादिर खां और जिब्रान खां की लाशें आ गई हैं। मैं थोड़ी देर के लिए नादिर खां को भूलकर ज़रूरी कागजी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। पोस्टमार्टम शुदा लाशों के साथ पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी मौसूल हुई थी। जब मैंने इस रिपोर्ट का मुतालिया किया तो ये उलझा हुआ केस एक लम्हे में सुलझ कर रह गया। इस रिपोर्ट ने मुझे हैरतों के समुंदर में गोताखोरी पर मजबूर कर दिया। उस वक्त मैं अपने कमरे में अकेला ही बैठा हुआ था। नादिर खां लाशों के पास खड़ा उन्हें कोठी तक पहुंचवाने के बंदोबस्त में मसरूफ था। मैं जल्दी जल्दी सनसनीखेज रिपोर्ट को पढ़ता चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कादिर खां की मौत 12 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और मौत का सबब जहर खुरानी था। कीमियावी तज्जिए की रूह से कादिर खां को कोई सरीउल असर जहर खिलाकर मौत के घाट उतारा गया था। इस जहर में इतनी ताकत थी कि इसे मरने में चंद सेकंड लगे। गालिब इम्कान यह था कि जहर किसी लिक्विड खसूसन दूध में मिलाकर उसके मैदे तक पहुंचाया गया था। उसके फेफड़ों के तज्जिए से पता चला कि धुएं ने वहां तक रसाई हासिल नहीं की थी, यानी जब ख्वाबगाह में आग भड़की तो वह उससे पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। नन्हे जिब्रान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उससे कतई मुख्तलिफ थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत का वक्त 13 फरवरी की सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान बताया गया और मौत का सबब दम का घुटना था। उसके फेफड़ों में धुएं के मखसूस आसार मिल गए थे। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि आग लगने के सबब ख्वाबगाह में जो कसीफ धुआं फैला था, जिब्रान उसी की वजह से दम घुटकर मर गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने नादिर खां और शकीला की झूठ की कलई खोल दी थी। बस ये जानना बाकी था कि किसने किस मकसद के असूल के लिए किस कदर झूठ बोला था। एक बात तो तय थी कि उन दोनों में एक का नहीं था, और इसके साथ साथ ये भी तय था कि आतिशज़दगी वाले वाक़े में वो दोनों या उनमें से कोई एक ज़रूर मुलविस था। मैं अगर उन पर सख्ती करता तो उनकी ज़ुबान खुल सकती थी। अब उनके खिलाफ मेरे पास इतना मवाद जमा हो चुका था कि वो मुझे चक्कर देने या मज़ीद अदाकारी जारी रखने की कोशिश नहीं कर सकते थे। मगर मेरा जहन इस नुक्ते पर आकर अटक गया कि उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में ले लूं या फिर कादिर और जबरान की तदफीन के बाद उन पर हाथ डालूं। थोड़ी सोच विचार के बाद मैं एक संगीन हतमी फैसले पर पहुंच गया। मेरी नज़र में वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं थे। मैंने एएसआई नज़ाकत शाह को अपने पास बुलाया और नहायत ही राजदानाना अंदाज में कहा, तुम फ़ौरन फरीद टाउन की तरफ रवाना हो जाओ और वहाँ से शकीला, फिरदौस और खावर महमूद को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ। थोड़ी देर पहले नादिर खान ने मुझे बताया था कि उसका बहनोई खावर आड़ती घर आया हुआ है और अब वो शाम ही को वापस जाएगा। नज़ाकत शाह ने पुरतजस्सुस अंदाज में मुझसे पूछा, मलिक साहब लगता है कोई ख़ास सिर आपके हाथ आ गया? बहुत ही खासुल ख़ास शाह जी, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा और उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में तफसीलन बता दिया। वो पुरजोश अंदाज में उठा और मेरे बताए हुए मिशन पर रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद नादिर खां मेरे पास आया और बोला, जनाब अब ये लाशें मेरे हवाले कर दें ताकि इनकी तदफीन के बारे में सोचा जा सके। बाकी झगड़े तो बाद में निपटाए जा सकते हैं, पहले इनको कब्र में उतारना ज़रूरी है। मेरे पेश नज़र भी यही बात है नादिर खां, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं इसी कोशिश में हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हें फारिग कर दूँ। तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। वो कमरे से निकला तो मैंने कांस्टेबल को अपने पास बुलाकर 1-2 ज़रूरी कामों की ताकीद की और उसे रवाना कर दिया। उस कांस्टेबल को एक तो 8-10 गिलास नमकीन लस्सी का इंतज़ाम करना था और दूसरे एक ऐसा पिंजरा लेकर आना था जिसके अंदर 2 खतरनाक सेहतमंद चूहे बंद हों। कांस्टेबल ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा बंदोबस्त करना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो ये कहते हुए रुखसत हुआ था, सर जी समझे मैं अभी गया और अभी आया। और वाकई नज़ाकत शाह की वापसी से पहले ही कांस्टेबल ने अपना कहा पूरा कर दिखाया। ये ऐसे ही मेरे मतलूबा अफराद को लेकर थाने पहुंचा तो मैंने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। नादिर खां भी उनके साथ ही अंदर चलाया। उन लोगों की आमद से पहले ही मैंने हवालदार सफदर हुसैन को अपने खसूसी प्रोग्राम से आगाह कर दिया था, लिहाजा वो पूरे बंदोबस्त के साथ मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने फिरदौस को मुखातिब करते हुए कहा, तुम अपने खावंद के साथ कादिर खां और जिब्रान की लाशों को लेकर फरीद टाउन चली जाओ। उन दोनों बदनसीबों की तदफीन तुम लोगों के हाथों होगी। क्या मतलब है जी? वो कलाई। खावर ने पूछा, क्या नादिर और शकीला हमारे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने कहा। क्यों जी? फिरदौस अमनकों की तरह मेरा मुंह देखने लगी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, फिरदौस बेगम मैं मान गया कि तुम अंदाज़े लगाने की माहिर हो, लेकिन अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए तुम जानिबदारी से काम लेती हो, सगे को बचाकर सिर्फ सौतेली की गर्दन फंसवाती हो। लेकिन देख लो, मैंने दोनों को काबू कर लिया। इनकी खातिरदारी अब मुझ पर लाजिम हो गई है। नादिर खां तैश के आलम में यकलख्त उठकर खड़ा हो गया और बिफरे हुए लहजे में बोला, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। ये क्या तमाशा हो रहा है थानेदार साहब? शकीला ने जारहाना अंदाज में पूछा। ये कोई नया तमाशा नहीं है, मैंने जहरीले अंदाज में कहा, बल्कि जिस तमाशे का तुम लोगों ने आगाज़ किया था मैंने उसका अंजाम तलाश कर लिया है। बात खत्म करते ही मैंने हवालदार सफदर हुसैन को इशारा किया। वो बिजली के कौंदे की मानंद लपका और पलक झपकते में उसने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए नादिर खां और शकीला के एक हाथ में आहनी जेवर पहना दिया।
मेरी हदायत के ऐन मुताबिक उसने दोनों का दायां हाथ आज़ाद रहने दिया। हथकड़ी वाली जंजीर को यूं थामे खड़ा था जैसे इसकी तनाबें खींच रखी हों। इस मंजर ने फिरदौस और खाबर को मबहूत कर दिया। लिहाजा उनकी जहनी उलझन को दूर करने के लिए मैं उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गया। फिर उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आगाह किया और कहा, कादिर खान और जिब्रान की तदफीन में ताखीर होना मुनासिब नहीं, लिहाजा तुम उनकी लाशों को लेकर फ़ौरन फरीद टाउन रवाना हो जाओ। खाबर महमूद समझदारी से इस बात में गर्दन हिलाने लगा। फिर दोस्त ने शिकायती अंदाज में कहा, शकीला को तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है थानेदार साहब, लेकिन मेरा ख्याल है नादिर के सिलसिले में आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी और दुरुस्त फहमी का फैसला तफ्तीश के दौरान बखूबी हो जाएगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। तुम बेफिक्र हो जाओ फिरदौस, किसी के साथ नाहक ज्यादती नहीं होगी। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। शकीला और नादिर खान गोया गर्म तवे पर बैठे थे। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो बरस पड़े और मुझे अपनी अपनी धुन में उल्टी सीधी सुनाने लगे। मैंने उनकी वाही तबाही का ज़रा भी बुरा नहीं मनाया और कांस्टेबल को आइटम नंबर 1 हाजिर करने को हुक्म दे दिया। अगले ही लम्हे वो एक ट्रे में नमकीन लस्सी से भरे हुए 2 किंग साइज जग और 2 पीतल के बड़े गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे इशारा किया तो उसने नादिर खान और शकीला के सामने एक एक जग और एक एक गिलास रख दिया। फिर कमरे से रुखसत हो गया। शकीला ने भड़कीले लहजे में पूछा, ये क्या है? गर्मी दूर करने का मुजर्रब नुस्खा है, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ आप दोनों बड़े इश्तियाल और जलाल में। ज़रा तुम्हारा मिजाज ठंडा हो जाए फिर काम की बात करते हैं। तुम दोनों में से जो भी पहले लस्सी का गिलास खत्म करेगा मैं उसको जाने दूंगा, दूसरे को उल्टा लटका दूंगा। आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, नादिर खान ने चिरागबा होते हुए कहा। बरखौरदार, मैंने तीखे लहजे में उसे मुखातिब किया। बेवकूफ़ तो कल से तुम मुझे बनाते आए हो, मैं तो कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। बात ख़त्म करते ही मैंने कांस्टेबल को इशारा दिया कि वो इनके गिलास भर दे। मैंने कुछ इस किस्म का सेटअप बना दिया था कि मेरा हुक्म मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। वो सर्दी का मौसम था और ठंडी लस्सी पीना कोई आसान काम नहीं था। नमकीन लस्सी तो वैसे भी बड़ी पेशाब आवर होती है, फिर कड़ाके की सर्दी में उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से काम दिखाया। शकीला ने बामुश्किल दूसरा और नादिर खान ने बासहूलत तीसरा किंग साइज गिलास ख़त्म किया था कि मैदे का बोझ मसाने पर मुंतकिल हो गया। वो शदीद पेशाब की हाजत महसूस करने लगे। मैंने उन्हें लस्सी पिलाने का काम कोई 25-30 मिनट में किया था, लिहाजा उन्हें यूं लग रहा था कि अगर वो फौरी तौर पर बाथरूम ना गए तो उनके मसाने फट जाएंगे। इस कैफियत को भांपते हुए मैं उन्हें अपने साथ लेकर ट्रायल रूम में आ गया। वहाँ मौजूद आलाते तफ्तीश को देखकर वो दहशत ज़दा हो गए। मैंने कांस्टेबल से कहकर आइटम नंबर 2 भी वहीं मंगवा लिया। फिर बारी बारी उन दोनों की आंखों में देखते हुए सफाकी से कहा, अब मैं तुम दोनों को छत से उल्टा लटकवाऊंगा। तुम इस पिंजरे में 2 खौफनाक चूहे देख रहे हो ना? मैंने पिंजरे की सिमत इशारा किया और मजीद कहा, इनमें से एक एक चूहा तुम्हारे पांचों में डालकर डोरी की मदद से पांचों को बांध दिया जाएगा। ये चूहे तुम्हारी टांगों के साथ जो अटखेलियां करेंगे तुम इसका तसव्वुर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग सच बोलने का वादा करो तो मैं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही शकीला हैजानी अंदाज में चीख उठी, नहीं नहीं। वो दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपाते हुए बोली, मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुदा के लिए मुझे बाथरूम जाने दें। मैं इकरार करती हूँ कि मैंने कादिर खान को जहर देकर मारा। बात अधूरी छोड़कर वो बाकायदा रोने लगी। फिर रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो फौरन उसे बाथरूम का रास्ता दिखा दे। फिर मैं नादिर खान की तरफ मुतवज्जा हो गया और खूंखार लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या इरादा है? चूहे वाले तजुर्बे से गुजरना है या फिर? मेरी सफाकी और बेरहमी को देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं किसी भी सूरत उसकी जान नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा उसे भी इकबाल जुर्म करते ही बनी। खौफजदा नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ख्वाबगाह में आग मैंने लगाई थी। बाथरूम के बाहर अब्बा जी की स्लीपर को देखकर मैं यही समझा था कि वो इस वक्त कमरे में नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से शकीला और उसके बेटे को ख़त्म करने का मंसूबा बना रहा था। ये एक अच्छा मौका था। मैंने इन माँ बेटे को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि शकीला ने अपने अखबारी बयान में बताया कि कादिर खान उसके किरदार पर शक करने लगा था और उसका ख्याल था कि नादिर खान से उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। फिर उसने शौहर के सामने अपनी सफाई पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कादिर के दिल में शक का जो पौधा सर उठा चुका था वो उसे जड़ से उतार फेंकने में नाकाम हो गई। फिर जब उसे ये मालूम हुआ कि कादिर जिब्रान को भी अपनी औलाद नहीं समझता तो उसके दिल में खंजर सा पेवस्त हो गया। शकीला से ज़्यादा ये बात और कोई नहीं जानता था कि जिब्रान सिर्फ और सिर्फ कादिर ही का खून था और कादिर की ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद उसने एक लम्हे के लिए भी बेवफाई का तसव्वुर नहीं किया। बहरहाल वो नादिर की ओछी हरकतों से बेजार ज़रूर थी। उसने जिस शख्स की खातिर कोठे की ज़िंदगी तर्क करके इज्जत की राह पर चलना शुरू किया था, जब वही उसे उसकी नज़र में गिरा रहा था तो शकीला यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। उसे यह भी खदशा था कि कादिर कहीं उसे अपनी ज़िंदगी में ही ना निकाल दे। इसके बाद उसका और उसके बेटे का क्या मुस्तकबिल होता? या तो वो दोबारा कोठे की जीनत बन जाती और या फिर फुटपाथ पर बैठी भीख मांग रही होती। उसे ये दोनों राहें मंजूर नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी समझबूझ के मुताबिक ये फैसला किया कि कादिर खां का ही किस्सा पाक कर दिया जाए। लेकिन तकदीर ने उसकी तदबीर का बड़े भयानक अंदाज में मजाक उड़ाया था। उसने सोचा था कादिर खां की मौत के बाद उसकी वारिस होने के नाते सब कुछ उसे मिल जाएगा और उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन अब बदकिस्मती से उसकी बाकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली थी। नादिर खां का इकरारी बयान भी हिर्स व हवस का अनादार था।
उसने पहले पहल अपनी सौतेली माँ पर ट्राई मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसे साबित कदम पाया तो वो मोहतात हो गया। कुछ अरसे के बाद बाप की शकीला में तेजी से बढ़ती हुई दिलचस्पी से उसे खतरा महसूस हुआ कि कादिर खां कहीं सब कुछ शकीला के नाम करके उसे घर से बेदखल न कर दे। उसी रोज से उसने शकीला और जिब्रान को राह से हटाने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। वकुआ की रात उसे अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील का मौका मिल गया। वो यही समझा कि कादिर खां बाथरूम में है। उसने बाथरूम को बाहर से कुंडी लगाई, मिट्टी के तेल से भरे हुए घी वाले एक सेर के डिब्बे को उठाया और सीधा बालाई मंजिल वाली ख्वाबगाह में पहुंच गया। वो बाथरूम के बाहर कादिर खां की सोफ्टी देखाया था और यहाँ पलंग के नीचे उसे शकीला की स्लीपर रखी नजर आ रही थी। उसने यही समझा कि लिहाफ के नीचे शकीला और उसका बेटा जिब्रान सो रहे हैं। उसके पास वक्त बहुत कम था। उसने आनन फानन लिहाफ के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। फिर वो तेजी से जेरी मंजिल पर आ गया। उसने बाथरूम के दरवाजे को महज इसलिए कुंडी लगाई थी कि कादिर खां उसे ये कार्रवाई करते हुए देख ना सके। नीचे आने के बाद वो अकबी तरफ से अपने कमरे में पहुंचा। फिर यही जाहिर करने लगा जैसे वो 5-6 घंटे से गहरी नींद सो रहा हो। उसे क्या पता था वो जिस औरत को अपनी दानिश्त में जिंदा जला आया है, चंद लम्हात के बाद वो बालाई मंजिल से आग आग पुकारने लगेगी। शकीला का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि किसी बदबख्त ने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी, लेकिन वलायत बीबी की कुंडी खुली हुई मिली थी। मुमकिन है जिस दौरान शकीला धकेल कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करी हो, झटके से कुंडी खुद ही खुल गई हो। और यह भी हो सकता था वलायत ने अपनी मालकिन की डांट फटकार से बचने के लिए खुद ही कुंडी खोल दी हो और उस पर जाहिर यही किया हो कि कुंडी तो पहले ही खुली हुई है। बाज अफलातून किस्म के घरेलू मुलाजिम इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। मैंने वलायत से मजीद कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस ना की कि मेरे ख्याल में अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। लॉकेट वाला मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका था। शकीला और नादिर खां इकबाल जुर्म के बाद भी अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, लिहाजा मैंने कुंडी वाले मामले की तरह उस पर भी मिट्टी डाल दी। मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि शकीला और नादिर खां में से ज़्यादा शफ़ाक और संगदिल कौन था। फिर मेरे जहन और दिल ने नादिर खां के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। शकीला ने तो अपने और अपने लख्त जिगर के मुस्तकबिल को तारीख होते देखकर एक संगीन कदम उठा डाला था। जब किसी औरत के सामने शौहर और औलाद की मोहब्बत शाना बशाना आकर खड़ी हो जाए और तकाजा करे कि इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो, तो बीवी को माँ के सामने और बाप को औलाद के सामने हथियार फेंकना पड़ते हैं। माँ की मोहब्बत का पल्ला हमेशा औलाद ही की जानिब झुकता है। वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए शौहर से टकरा जाती है, और फिर अगर शौहर कादिर खां जैसा कम ज़रफ़ और शक्की मजाज हो तो इस नौइयत का संगीन फैसला करते हुए औरत को एक लम्हा नहीं लगता। मैं शकीला के फेल की हमायत नहीं कर रहा, बल्कि एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। हकीकत चूंकि सच पर मबनी होती है, इसलिए कानों को तल्ख महसूस होती है, समात में जहर घोलती है। सच कहते हैं शक एक लाइलाज मर्ज है। उसका तोड़ या तरियाक हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कादिर खां के ज़हन में जड़ पकड़ने वाले शक के पौधे ने एक हंसते बसते घर को तबाह कर दिया था।